सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता है। और यहाँ से होते हुए क्या करता है, ये मालाबार कोस्ट की तरफ जाता है। फ्रॉम द मालाबार कोस्ट, जब ये फिर ये सेंट्रल एशिया से मालाबार कोस्ट पहुंच जाता है, ही वेंट टू द मालदीव्स। और फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, मालदीव्स पहुंच जाता है। बर्नियर ने ईस्ट को, यानी कि इंडिया ईस्ट, ठीक है, तो जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जब आप देखोगे तो ये जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर है, इस तरफ है, यहाँ पर, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये ईस्ट साइड हो गया, ठीक है, ये ईस्ट साइड हो गया। और वेस्ट साइड में क्या हो गया, इधर जो आपका ये होता है फ्रांस होता है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, वो आपकी वेस्ट साइड में हो गई। तो ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड में। तो इसने क्या किया, इन बतूता ने ईस्ट को यानी कि इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज के साथ में कंपेयर किया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। इस चैप्टर में हम अलग अलग कंट्री से आए हुए ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर किस तरह से सोसाइटी में रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके उनको सभी बातों को, सभी चीज़ों को अपनी बुक में मेंशन किया। साथ साथ में हम उनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस ट्रैवलर ने अपनी कौन सी ट्रैवलॉग यानी कि कौन सी बुक लिखी, कौन सी अकाउंट लिखी, तो उसमें किस तरह से इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि ये जो ट्रैवलर्स होते थे वो क्यों आते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों मूव ऑन करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि हमारी कंट्री से ही लोग उधर जाते थे या बाकी के लोग जो है वो अदर कंट्री के लोग हमारे इंडिया में ही आते थे इंडिया का कल्चर देखने के लिए, हमारे इंडिया से भी जाते थे। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। कोई काम की तलाश में आता है, ठीक है, कोई जो है वो एडवेंचर्स के लिए आता है, किसी को इंटरेस्ट होता है बाहर घूमने का, आउटिंग करने का, वहाँ की चीज़ों को जानने का। तो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वहाँ उनको अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो इसी वजह से ये जो ट्रैवलर्स होते थे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे। तो कौन कौन से ट्रैवलर्स आते हैं अलग अलग कंट्री से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने आकर के इंडिया में ऐसा क्या देखा जो कि सारा का सारा डिस्क्राइब किया उन्होंने अपनी अकाउंट यानी कि अपनी बुक में। और उस बुक का नाम क्या था, कैसे कैसे इंडिया को डिस्क्राइब किया, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। तो अकाउंट क्या होती है बच्चे, अकाउंट्स होती है बुक्स को कहते हैं, ठीक है। अकाउंट्स किसको बोलते हैं, बुक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्रैवलर्स थी, ट्रैवलर्स की जो बुक होती है उनको क्या कहा जाता है, ट्रैवलॉग्स कहा जाता है बच्चे, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हेन पीपल ट्रैवल टू द डिफरेंट प्लेसेस दे केम अक्रॉस अ डिफरेंट वर्ल्ड इन टर्म ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो देखो बहुत सारी जगहों पर आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, फ्लड आ जाता है, ठीक है, फ्लड की वजह से वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो लोग वहां से मूव ऑन करके अलग कंट्री में चले जाते हैं। एक तो ये रीजन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कस्टम्स होते हैं, लैंग्वेजेस होती है, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शौक होता है, जिनका एक तरह से इंटरेस्ट होता है कि हमें बाहर की चीजों को, बाहर के अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो लोग इसीलिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते हैं। बोथ वुमेन, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही ट्रेवल किया करते थे। आप भी देखते होंगे ना कि जैसे आप हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं तो उनको देखने के लिए बाहर से ट्रेवलर्स भी आते हैं, मतलब बाहर से कुछ लोग भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। तो जैसे आप ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल जब हम देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज मिलेंगे आपको, है ना। और वो क्यों देखने के लिए आते हैं, ताकि वो ताज की ब्यूटी को देख करके डिफाइन कर सके अपने कंट्री में जाकर के कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ना। बाकी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो कि ना सिर्फ इंडियंस उनको देखने के लिए जाते हैं बल्कि बाहर से फॉरेनर्स भी आते हैं, ताकि उनको उन चीज़ों के बारे में पता चले और हमारी कंट्री का जो भी एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव पॉइंट या उनको उनकी अच्छाई को वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि इतनी अच्छी तरीके के वहाँ पर बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर भी तो फैल रही है ना। और ऐसे हमारे इंडिया के होते हैं, इंडिया के ट्रैवलर्स भी जाते हैं वहाँ के बारे में, अमेरिका गए, ठीक है, और राफेल टावर के बारे में पता चला, ठीक है, बुर्ज खलीफा के बारे में पता चला। तो कहाँ से पता चला, ताकि चीज़ों को लोग जान सके कि उस कंट्री में ये चीज़ बहुत फेमस है और उसकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी है। वो सारी चीज़ें कैसे पता चलती है, जब एक पर्सन उसको डिस्क्राइब करेगा या बुक में पब्लिश करेगा या कहीं ना कहीं से तो हमने पढ़ा लिखा होगा, इंटरनेट पर भी आप देखते हैं, सर्च करते रहते हैं, तो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ें आपको
देखने को मिलती रहती है। तो यही सिलसिला जो है वो पहले से ही चलता आ रहा है कि एक कंट्री में दूसरी कंट्री में मूव ऑन करने का काफी जो है वो क्रेज था और आज तक भी है। सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैन ही जाया करते थे ट्रैवलिंग के लिए, तो वुमेन भी जाया करती थी ट्रैवल फ्रॉम द वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजंस की वजह से वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करते रहते थे, ठीक है। सम डेल्ट विद द, अब इसी में कुछ लोग जो है वो जैसे राजा महाराजा थे तो उनके कोर्ट के बारे में जानना चाहते थे कि उनका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कैसा है, क्या वो हमारी कंट्री से अलग है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इसको जानने के लिए लोग आते थे। दूसरा कह रहा है कि रिलीजियस इश्यूज के बारे में कि कौन कौन से रिलीजन वहां पर फॉलो किए जाते हैं, रिलीजियस इश्यूज के बारे में जानने के लिए, आर्किटेक्चर्स फीचर्स एंड द मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, जानने के लिए थ्रू द वुमेन। हालांकि मैन और वुमेन दोनों ही ट्रेवल किया करते थे और हमें अभी तक जो है वो ज्यादातर मैंस की ही बुक मिली है। ज्यादातर ये कहूंगी अगर बात करें ट्रैवलॉग्स की तो वो मैन की ही ट्रैवलॉग्स मिली है, उन्हीं की ही बुक मिली है, उनकी लिखी हुई बुक मिली है। बाकी हमें अभी तक कोई भी विमेन ट्रैवल्ड की बुक नहीं मिली है जो कि दूसरी कंट्री से हमारे इंडिया में उन्होंने अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से हमें मतलब लिखी होगी लेकिन हम तक वो नहीं पहुंच सकी, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि विमेन जो है वो ट्रैवल नहीं किया करती थी, लेकिन ये गलत है। विमेन्स भी ट्रैवल किया करती थी और वो भी अपनी बुक लिखा करती थी, ठीक है। अब जैसे इसमें एक में बताया है कि जब इंडिया में जब ट्रैवलर्स आए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब ट्रैवलर्स आए तो कुछ ट्रैवलर्स ने यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीजें देखी, जैसे पान का पत्ता देखा, ठीक है, पान लीव्स देखे, जैसे कोकोनट्स देखे। यार इंडिया में ना एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा लीव है जो लोग खाते हैं उसको, है ना, डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो इस तरह के लीव्स को खाते हैं। ये कैसा है जिसपे कोई फ्रूट नहीं लगते, मतलब ये कैसा प्लांट है ये जिस पर खाली लीव्स ही लीव्स होती हैं, उसमें कोई फ्रूट नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता। बड़ी अजीब सी लगी उनको। और कहते हैं कि इंडिया में जो है एक ऐसा फ्रूट पाया जाता है जो बाहर से बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत सख्त है, लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट और उतना ही मीठा होता है, उतना ही स्वीट होता है। ये चीजें उन्होंने अपनी कंट्री बाहर में नहीं देखी थी। तो कुछ चीजों को जानने के लिए, इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए भी लोग जो है ट्रैवलर जो है वो इंडिया में आते थे और इंडिया में इस तरह की जो अजीबोगरीब चीजें थी जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी उनको डिफाइन करते हैं अपने बुक्स वगैरह के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर ना, हम बेसिकली 3 ट्रैवलर्स के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे, बाकियों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो 3 ट्रैवलर्स होंगे और उन्हीं के ट्रैवलर्स में इंडिया को किस तरह से डिफाइन किया गया वहां पर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब्दुल रजाक थे, ठीक है। अब्दुल रजाक ये कब आया था, ठीक है, अब्दुल रजाक ठीक है, अब्दुल रजाक ये ट्रैवलर्स थे, ये ट्रैवलर था और ये कब आता है, विजयनगर एम्पायर में आता है और विजयनगर की सारी चीजों को ऑब्जर्व करके विजयनगर को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके फोर्टिफिकेशन से बहुत ज्यादा ये क्या हुआ था, इंप्रेस हुआ था। तो ये कब आता है, ये आता है 15th सेंचुरी में, ठीक है। ये कब आते हैं, 15th सेंचुरी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी अल बरूनी की, तो अल बरूनी इंडिया में कब आते हैं, अल बिरूनी, ठीक है। अल बरूनी इंडिया में कब आता है, 11th सेंचुरी में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, इब्न बतूता की, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता इंडिया में कब आता है, 14th सेंचुरी में, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे इसकी फ्रैंकिस बर्नियर की, ठीक है, फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। ये कब आता है, 17th सेंचुरी में। तो देख रहे हो ना कि अलग अलग सेंचुरी में अलग अलग ट्रैवलर्स आते हैं और किस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपनी बुक के द्वारा डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम इनकी बुक के बारे में पढ़ेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं अल बरूनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी अल बरूनी की। अल बरूनी का जन्म जो है वो ख्वारिज्म, अल बरूनी का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था, ख्वारिज्म में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 973 में इन ख्वारिज्म प्रेजेंट डे, तो आज के टाइम में उज्बेकिस्तान में पड़ता है ये ख्वारिज्म, विच वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द लर्निंग। तो ये जो ख्वारिज्म था ना, जो ख्वारिज्म था उज्बेकिस्तान में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था। दूर दूर से लोग जो है स्टूडेंट यहाँ पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे और एजुकेशन का हब होता था। जैसे आपके आसपास के इलाकों में ना आपने देखा होगा कि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो काफी सारे लोग जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो दूर दूर से आकर के, क्योंकि उनको वहां पर एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो ये जो उज्बेकिस्तान था, यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं लर्निंग करने के लिए, बहुत अलग अलग तरह के एजुकेशन को अचीव करने के लिए अपने अपने फील्ड में। ही गॉट द बेस्ट एजुकेशन। देखो एक तो सबसे प्लस पॉइंट इनका क्या रहा कि ये उज्बेकिस्तान जो कि एक लर्निंग सेंटर था, उनमें उनका जन्म होता है और इनको वहीं से ही, बचपन से ही इनको बेस्ट एजुकेशन मिलती है और इन्होंने काफी सारे कंट्रीज को ट्रेवल किया और काफी सारी कंट्रीज में जाकर के
लैंग्वेजेस को सीखा तो ये बहुत सारी लैंग्वेज को बोलना पढ़ना लिखना जानते थे, जैसे सीरियाई थे, अरेबिक थे, पर्शियन थे, हर्ब्यू एंड संस्कृत ऑल्सो। संस्कृत तो ये जब इंडिया आएंगे ना तब पंडितों के साथ रह करके और फिर ये संस्कृत पढ़ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट नो द ग्रीक, वो हालांकि वो ग्रीक भाषा नहीं जानते थे। कौन? ये अल बरूनी ग्रीक भाषा नहीं जानते थे। ही डिड नॉट नो द ग्रीक बट रेड द वर्क्स ऑफ द प्लेटो, लेकिन इन्होंने प्लेटो और अदर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनकी जो भी बुक वगैरह होती थी उनको पढ़ा। कैसे पढ़ा? देखो ध्यान से सुनना। फिलोसफी इन द अरेबिक ट्रांसलेशन, अरेबिक इनको भाषा बहुत अच्छे से आती थी, बचपन से इन्होंने अरेबिक भाषा सीखी हुई थी, बचपन से इनका जो माहौल था वो अरेबियन ही लैंग्वेज का था। तो जैसे हम लोग हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो ऐसे ही क्या बताया है कि बचपन से इनको ना अरेबिक भाषा वाला लैंग्वेज वाला माहौल मिला, तो ये अरेबिक बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और जब इन्होंने ग्रीक फिलोसफर्स की बुक को पढ़ा तो उसको ना पहले कन्वर्ट किया गया था अरेबिक भाषा में कन्वर्टेड या ट्रांसलेटेड वर्जन को इन्होंने पढ़ा, तब जाकर के ग्रीस फिलोसफर्स के बारे में उनको पता चला, ठीक है। अल बरूनी वॉज वन ऑफ द मेनी स्कॉलर, अल बरूनी उन सभी स्कॉलर्स में से एक था, एंड द पोएट हु वर टेकन फ्रॉम द गजनी, ठीक है, जो कि गजनी से टेकन टू गजनी बाय द सुल्तान, जो कि सुल्तान महमूद गजनी से क्या किया था? गजनी से लाए हुए थे व्हेन ही इन्वेंटेड द ख्वारिज्म। देखो क्या कहता है, ये जो सुल्तान महमूद गजनी थे ना, इन्होंने 1017 सीई में ख्वारिज्म पर अटैक कर दिया, और ख्वारिज्म पर अटैक करके और बहुत सारे जो वहां के स्कॉलर्स होते थे ना उनको अपने साथ बंदी बनाकर लिया है। उनमें से एक कौन था? अल बरूनी था, ठीक है। तो ये अपने साथ कहां लेकर आते हैं? अपने साथ ये कहां लेकर आते हैं? पंजाब सिंध में लेकर आते हैं। मतलब जो वो सुल्तान था वो अपने साथ इनको बंदी बनाकर ले आता है और इनमें पंजाब सिंध में आकर वो सेटल होने लगता है। तो ये कौन है? ये है अल बरूनी, ध्यान से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि फ्रॉम ख्वारिज्म टू पंजाब, इनकी जो जर्नी थी ख्वारिज्म से पंजाब की वो कैसे थी? अल बरूनी स्पेंट मेनी ईयर्स विद द ब्राह्मणास प्रीस्ट एंड द स्कॉलर एंड लर्नड। तो जब ये इंडिया आता है, मतलब सबसे पहले पंजाब सिंध में आकर के और सुल्तान ने इनको वहां पर रखा, तो इंडिया को जानने के लिए इनकी क्यूरियोसिटी जो थी, इंटरेस्ट धीरे धीरे और बढ़ने लगा। फिर ये इंडिया की तरफ आ जाता है, तो इंडिया में आकर देखता है कि वहां पर ना संस्कृत बहुत ज्यादा बोली पढ़ी लिखी जाती है, तो संस्कृत का ही प्रचलन था, संस्कृति ज्यादा यूज की जाती थी। तो इसको इंडियन टेक्स्ट के बारे में जानने की, मतलब इंडिया के कल्चर को जानने की, इंडिया के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जानने की इनको क्यूरियोसिटी होती है, इनका इंटरेस्ट बनता है। लेकिन वो कैसे पढ़ेगा? जबकि इनको संस्कृत आती नहीं थी, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले संस्कृत को सीखने के लिए वो पंडितों को अपने दोस्त बनाएगा, अपने फ्रेंड बनाएगा और उनसे संस्कृत को पढ़ना लिखना सीखेगा। तब जाकर फिर वो जो जितनी भी हमारी इंडियन टेक्स्ट बुक है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है, रामायण महाभारत एपिक्स हो गई या बहुत सारी मनुस्मृति हो गई या बहुत सारी जो चीजें होती थी वो संस्कृत में लिखी होती थी बुक्स, तो उनको जब वो पढ़ेंगे ना, जब समझेंगे, जब इनको संस्कृत बोलनी पढ़ने लिखनी आएगी। तो अल बरूनी स्पेंट मेनी ईयर्स ब्राह्मण प्रेस्ट Brahman priests and the scholars and learned the Sanskrit, study religion and the philosophical test। और फिर जब संस्कृत सीखने के बाद ये हमारे इंडियंस की जो है वो बहुत सारी रिलीजियस बुक्स और जो फिलोसफिकल बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स थी, उनको पढ़ते हैं। ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क, उन्होंने काफ़ी सारे जो संस्कृत में लिखी हुई थी ना उनका ट्रांसलेशन किया अरेबिक भाषा में, और फिर क्या किया? पतंजलि के वर्क को भी उन्होंने अरेबिक भाषा में उनको ट्रांसलेट किया। अभी पतंजलि क्या था बच्चे? पतंजलि वर्क्स जो है इनमें बताया गया है कि पतंजलि तो महर्षि जो पतंजलि थे, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जो योगा के गुरु कहे जा सकते हैं, योग गुरु कहते हैं, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इसके अलावा हम योगा से थोड़ा सा हटते हैं, इनके अलावा ये जो पतंजलि वर्क थे, यानी कि इन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाई थी, कि इन्होंने महर्षि पतंजलि ने, तो इनकी जो संस्कृत में ग्रामर थी ना, तो उसको ट्रांसलेट किया अरेबिक भाषा में और फिर अच्छी तरह से उसकी स्क्रिप्ट को समझ लिया, ठीक है, उनकी ग्रामर को समझ लिया कि किस तरह से चीजें होती है, क्या चीज लिखी गई है। तो जब इनको अच्छी तरह से संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी आ गई तो अब वो इंडियन टेक्स्ट को रीड आउट करने लगे। फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स, अब उन्होंने ब्राह्मणों से तो ठीक है संस्कृत लिख ली, तो ब्राह्मणों ने कहा कि
कि भाई देखो हमने तुम्हारी हेल्प करी है ना, तो अब तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि जो ग्रीक फिलोसफर थे, देखो यहाँ पर बताया है, एक ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, और उनकी जो एक बुक थी, ठीक है, जो इल्यूसिड थी, उनको ट्रांसलेट करके दिया इन्होंने संस्कृत के अंदर। तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है ना कि हमने तुम्हारी हेल्प करी तो तुम भी हमारी हेल्प करो। इन्होंने कहा क्या हेल्प करनी है, तो उन्होंने कहा कि ग्रीक जो मैथमेटिशियंस थे उनकी बुक को हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करके दे दो, ताकि हम उस चीज़ों को जान सके और हम अपनी सोसाइटी में या जो भी उनके साथ उनके शिष्य वगैरह पढ़ते थे उनको उसके बारे में बता सके, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो अल बरूनी एंड किताबुल हिंद, अल बरूनी की बुक का नाम क्या था, किताबुल हिंद, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब ये लगा लो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैक्सिमम फील्ड को, मैक्सिमम पार्ट को इसमें डिफाइन किया गया है। तो अल बरूनी की किताबुल हिंद में टोटल 80 चैप्टर्स थे। उन 80 चैप्टर्स में किन किन के बारे में वर्णन किया गया है, रिलीजियस, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट एंड मेजर्स, इन आइकोनोग्राफी, लॉज एंड द मेट्रोलॉजी, इन सभी के बारे में उन्होंने अपने इस 80 चैप्टर्स में, किताबुल हिंद में, अपने सभी चीज़ों को डिफाइन किया है। जो भी ये सारी चीज़ें उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर के देखी, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने यहां रहकर देखी कि इंडिया का कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, एल्केमी कैसी है, मैनर्स कैसा है, कस्टम कैसा है, उसके बाद वेट एंड वेजर के लिए, मतलब सब कुछ इन्होंने डिफाइन किया अपनी किसमें, किताबुल हिंद में। नेक्स्ट आता है अल बरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो अल बरूनी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंड द लोकल प्रैक्टिस। अल बरूनी को एक चीज समझ में नहीं आती है, या जिनको समझने में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो क्या था, अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिस, दीज प्रॉब्लम्स आर। तो सबसे पहले उनको प्रॉब्लम आती है किसमें, संस्कृत में प्रॉब्लम आती है। तो संस्कृत, सबसे पहले मुझे संस्कृत सीखनी पड़ेगी, तब जाकर मैं इंडिया के कल्चर को, इंडियंस को जान पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले जो उनको प्रॉब्लम आती है वो संस्कृत प्रॉब्लम थी। ही सेड दैट संस्कृत वो वो कहते थे, अल बरूनी कहता था कि संस्कृत जो है ना, वो जितनी मुझे डिफिकल्ट लगती है, जितना कि मुझे अरेबिक भाषा या पर्शियन भाषा मुझे इजी लगती है, तो उतनी ही मुझे संस्कृत जो है वो डिफिकल्ट लगती है। सेकेंड बात करें कि द प्रॉब्लम डिफरेंस इन द रिलीजन, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। उसको इंडिया में समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कौन एक गॉड है, क्योंकि बाकी के, अगर वो अपने कंट्री की बात करें तो अल्लाह एक होता है, सभी अल्लाह को वर्शिप किया, मतलब अल्लाह को ही जो है वो वर्शिप किया करते हैं, उन्हीं को ही मेडिटेट किया करते हैं। लेकिन इंडिया में आकर देखा कि लोग तो बहुत बहुत तरह के गॉड एंड गॉडेस को वर्शिप कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई एक पर्टिकुलर गॉड हो जिससे वो डिफाइन कर सके कि इंडिया में इनको वर्शिप किया जाता है। लेकिन उन्होंने देखा कि अलग अलग देवी देवताओं को वो लोग वर्शिप कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये उनकी सेकंड प्रॉब्लम थी। थर्ड प्रॉब्लम में क्या बताया है कि थर्ड प्रॉब्लम में उन्होंने देखा, थर्ड प्रॉब्लम was the local population were preoccupied with their own feeling and their the ignorance or the lack interest in the culture। तो इंडिया में आकर उन्होंने देखा कि कोई कुछ लोगों को ना बिल्कुल जो है वो अलग रखा गया है, असाइड किया गया है। क्यों किया गया है उनको नहीं समझ में आ रहा था। बाकी के बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन उनको क्यों अलग किया गया है। एक तो इनमें आउटसाइडर थे जो इंडिया के नेटिव्स नहीं थे, जिनका कल्चर ही अलग था, तो वो अलग थे। दूसरे थे अनटचेबल्स। तो ये क्यों उनको अलग रखा जाता था, क्योंकि इंडियंस में तो पता था कि ये छोटा काम करते हैं, इसलिए उनको अलग रखा गया था। लेकिन ये चीजें समझने में अल बरूनी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल बरूनी अकाउंट्स ऑन द वर्ना सिस्टम। अब अल बरूनी इन चीजों को जानने के लिए ना चीजों को जानने के लिए अब वो सर्च आउट करेंगे, ठीक है, कि मुझे जानना है कि इनको क्यों डिप्राइव किया गया है, इनको क्यों अलग किया गया है। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, कास्ट सिस्टम पर सबसे पहले रिसर्च करेंगे कि इंडिया में पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे भाई इनको क्यों अलग रखा जाता है। फिर ये जाकर कुछ टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, संस्कृत में टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मशास्त्र को पढ़ेंगे जो कि पंडितों ने, ब्राह्मणों ने लिखी थी। तब जाकर पता चलेगा कि ये तो अलग ही कास्ट बनाई गई है। अल बरूनी और जो वर्ण सिस्टम थे, हमारे वर्ण सिस्टम कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो उनको डिफाइन किया है किस तरीके से, अल बरूनी ने देखो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है ना, तो ह्यूमन बॉडी में का जो दिमाग होता है, मतलब ये जो होता है ब्रेन होता है, तो ब्रेन का काम, ये जो पढ़ाई लिखने का काम, जो सोचने समझने का काम होता है, ये किसका होता है, ब्राह्मणों का, ठीक है, ब्राह्मणों का, ठीक है, ब्राह्मणास, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के रूप में उसको कंसिडर किया गया है। और अगर बात करें कि इसकी भुजाओं की, यानी कि
ताकतवर होते हैं ना, कौन होते हैं ताकतवर? ताकतवर होते हैं क्षत्रिय, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? क्षत्रियों की। तो क्षत्रियों को बुझाओ के रूप में उन्होंने क्या किया है? बुझाओ के रूप में कंसिडर किया है, मतलब बताया है कि क्षत्रिय, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? जो हमारा स्टमक है, तो स्टमक को पालने पोसने, मतलब पापी पेट का सवाल है, करना तो पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की कैटेगरी को, थर्ड कैटेगरी को, जो कि कौन सी थी? वैश्य कैटेगरी थी, उनको डिफाइन किया गया किससे? उनको डिफाइन किया गया है स्टमक से, या फिर थाई के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर। तो इनको कंसिडर किया गया है वैश्याज में, ठीक है, वैश्याज में। और जो फीट होते हैं ना, जो फीट मतलब कि जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, उनको कंसिडर किया गया किसमें? शूद्र में, ठीक है, किसमें? शूद्र में। तो आपने देखा कि जो अल बरूनी ने किस तरीके से कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि कास्ट वरना द हाईएस्ट कास्ट ऑफ द ब्राह्मणास, ठीक है, कास्ट वॉज द ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची कास्ट कौन सी थी? ब्राह्मण थी। उसके बाद क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय हु वर क्रिएटेड फ्रॉम द शोल्डर्स, ये शोल्डर्स और हैंड होते हैं, मतलब भुजाएं जो होती हैं, तो इनको कंसिडर किया गया ब्राह्मणों की ये क्षत्रियों का काम होता है। वैश्यास का काम होता है क्रिएटेड फ्रॉम द थाई ऑफ द ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणों की थाई को कंसिडर किया गया किसमें? वैश्यास में। एंड द शूद्रा हु वर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट ऑफ ब्राह्मणा, ब्राह्मणों के चरण जो होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, उनको कंसिडर किया गया है शूद्रास को, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ही सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है कास्ट सिस्टम को, अकॉर्डिंग टू द अल बरूनी। कितने अच्छे से डिफाइन किया गया है ना। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अल बरूनी दीज क्लासेस डिफर फ्रॉम द ईच अदर। ये जो क्लासेस थी ये एक दूसरे से हालांकि अलग थी, ब्राह्मण अलग थे, क्षत्रिय अलग थे, वैश्य अलग थे, शूद्रास अलग थे। अलग अलग होते हुए भी ये कंबाइन यानी कि इकट्ठे, यूनिटी होकर, मतलब यूनाइट होकर रहते हैं। तो अल बरूनी ने कहा कि दीज क्लासेस थ्रू द डिफरेंट एंड ईच अदर बट दे लिव टुगेदर इन द सेम टाउन एंड द विलेज। लेकिन ये सेम टाउन और सेम विलेज में रहा करते थे, अलग होते हुए भी मिक्स टुगेदर इन द सेम हाउसेस एंड द लोडिंग। अब जैसे एक घर होता है, राजा का पैलेस होता है, राजा के पैलेस में क्षत्रिय हो गया राजा, ठीक है। अब वहां पर जो हवन यज्ञ का काम करेंगे या जो उनको एडवाइस देने का काम करेंगे, ब्राह्मण भी हो गए, तो ब्राह्मण भी उनके उसमें रहते हैं, महल में रहते हैं, बताया गया है ना, हाउसेज एंड द लोडिंग्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो वैश्यास होते थे तो वो मिनिस्टर्स भी होते थे, या फिर जो दरबारी होते थे वो भी काम किया करते थे। जो शूद्र होते हैं जो एज अ स्लेव काम किया करते थे, उनके महलों में नौकर चाकर का काम किया करते थे, या फिर साफ सफाई का उनके घरों में, महलों में काम किया करते थे। तो इस तरीके से वो लोग अलग होते हुए भी एक ही जगह पर रहते थे। नेक्स्ट आता है अल बरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो अल बरूनी को ये सारी चीजें ना इंडिया में आकर के कास्ट सिस्टम को देख करके या समझ करके कुछ उनको अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो चीजें पहले फेस करके आ चुके हैं कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाकी के अदर कंट्री में भी इस तरह के कास्ट सिस्टम जो है वो बनाए गए हैं, कैटेगरीज बना दी गई हैं। अब उन्होंने एक बात कही है, जैसे एंशिएंट पर्शिया में, ठीक है, एंशिएंट पर्शिया में फर्स्ट कैटेगरी हमारे यहाँ पे ब्राह्मण थी, तो फर्स्ट कैटेगरी वहां पर बताई गई है नाइट्स एंड द प्रिंसेस। सेकंड कैटेगरी में मॉन्क्स, फायर प्रिस्ट एंड द लॉयर्स। थर्ड कैटेगरी में फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड द साइंटिस्ट। फोर्थ कैटेगरी में पीजेंट्स एंड द आर्टिशन। तो ये चारों कैटेगरी जो है उन्होंने एंशिएंट पर्शिया में देखी। तो इंडिया में आकर उसको अजीब नहीं लगा, ठीक है, कैटेगरी है तो वहां पर भी बनी हुई थी, यहाँ पर बनी हुई है, कोई इसमें कोई अजीब वाली बात नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ देखी गई उन्होंने, ही पॉइंटेड आउट दैट द इस्लाम ऑल मैन। तो वहाँ सभी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो किया करते थे और उसमें एक ही अल्लाह को मानते थे। तो इस तरीके से सभी में जो है वो उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। लेकिन इंडिया में उनको जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे उनको डिप्राइव्ड किया गया था। अल बरूनी व्यूज ऑन द पॉल्यूशन। तो अल बरूनी एक्सेप्टेड दैट द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शंस एंड द कास्ट सिस्टम बट ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ द, ठीक है, मान लिया अल बरूनी ने कि कास्ट सिस्टम के बेस पर जो है वो कैटेगरीज डिवाइड की हुई थी, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इस बात से वो डिसएग्री करता था और इस बात से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उनके विचारों से सहमत नहीं था कि ये जो अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको अस्पृश्य जाति के लोग कहा जाता है, इनको क्यों अलग रखा गया है? ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो बाकियों की तरह ही है, क्या इनके काम के आधार पर इनको अलग कर दिया गया? तो ये चीज़ जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, है ना, चीज़ों को।
तो क्या कह रहे हैं कि हेयर द पोल्यूशन रेफर्स, तो अल बरूनी ने पॉल्यूशन किसको कहा है बच्चे, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, पॉल्यूशन कहा है रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबल्स, ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को पॉल्यूशन कहा है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट, और बताया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो भेदभाव किया जाता था, अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के साथ बहुत ज़्यादा क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, उनको अलग रखना, उनका सब कुछ जो है वो गांव से बाहर रहना, उनको जब भी गांव के अंदर एंटर करते थे तो जोर जोर से ड्रम बीटिंग हो जाया करती थी, तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम को लेकर के, ठीक है। इब्न बतूता, अब हमारा जो सेकंड ट्रैवलर है, ठीक है, सेकंड ट्रैवलर है इब्न बतूता, तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये कौन है, ये है इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता पहन के जूता, राइट, ये वही है। तो इब्न बतूता इंडिया कब आएंगे बच्चे, इब्न बतूता इंडिया आएगा 14th सेंचुरी में, ठीक है, इब्न बतूता इंडिया कब आएगा, 14th सेंचुरी में, ठीक है, याद रखना। ही वॉज अ बोर्न, तो अल बरूनी का जन्म, इसका इब्न बतूता का जन्म जो है वो तांजियर में होता है, और तांजियर जो कि मोरक्को की सिटी थी, into one of the most respectable and the educated family। इनका जन्म भी बहुत ही रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली में होता है। तो देखो जैसे बच्चे को माहौल मिलेगा उसी माहौल में ढलता जाता है। अब एक स्लम एरिया में बच्चा पैदा होता है और एक पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है ना, कि उनको उसी तरह का माहौल मिलेगा। तो अल बरूनी का जन्म जो है वो एजुकेटेड और रिस्पेक्टेबल फैमिली में होता है, तो इसका बेनिफिट इनको मिलता है। और अल बरूनी का जो एक इंटरेस्ट था ना, वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में घूम घूम के और चीज़ों को समझने के ऊपर ज़्यादा था। तो इनमें बताया कि इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवलर्स, तो इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, रिहला था, वॉज रिटन, ये भी अरेबिक भाषा में लिखी हुई थी, जैसे कि अल बरूनी की किताबुल हिंद लिखी हुई थी, ऐसे ही इब्न बतूता की बुक रिहला भी अरेबिक भाषा में लिखी हुई थी। इब्न बतूता कंसिडर द एक्सपीरियंस गेन थ्रू द, इब्न बतूता हमेशा कहता था, और ये बात बिल्कुल सही है, आज भी ये बात बिल्कुल लागू होती है, कि हम बजाय बुक्स के हम चीज़ों को जितना प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे तो वो ज़्यादा हमारे दिमाग के अंदर रिटेन रहेगी, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगी। जब हम किसी चीज़ काम को जब प्रैक्टिकली करते हैं, खुद से करते हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। बुक से पढ़ेंगे थोड़े टाइम तो याद रहेगा, फिर हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर हमने चीज़ों को खुद से किया, खुद से प्रैक्टिकली किया उसको, तो वो चीज़ें ज़्यादा हमें रिटेन रहती हैं, तो वो याद रहेंगी। तो हमेशा इस बात पर फोकस किया करता था इब्न बतूता। ही ट्रेवल द, बहुत सारी कंट्रीज को इन्होंने ट्रेवल किया, सीरिया, इराक, ठीक है, पर्शिया, यामेन, ओमान, एंड द डिफरेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ईस्ट अफ्रीका, और बहुत सारी कंट्रीज को विजिट करने के बाद इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये गेन कर लेते हैं। अलग अलग जगहों पर जाओ, आप भी तो जाते हो ना, जैसे आपने समर वेकेशंस हो गई है, तो फिर आप पापा को बोलते हो पापा चलो ना आउटिंग वाउटिंग के लिए चलते हैं, तो वहाँ पर जैसे हिल स्टेशन जाते हो या कहीं और भी जाते हो घूमने के लिए, वहाँ का कल्चर आपके एरिया से, आपके जो लोकेलिटी है जहाँ पर आप रहते हो, तो उसके कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। वो वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स जो पहनते हैं वो अलग होंगे, लैंग्वेज वहाँ पर अलग होगी, किस तरह से वो लोग जो है वो पूजा पाठ करते हैं, कौन से देवी देवताओं को मानते हैं, तो ये सब चीज़ें अलग रहेगी ना, तो आपको वो जान करके आपके अंदर नॉलेज ही तो बढ़ी ना। तो ऐसे ही काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जा करके और चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कौन, इब्न बतूता, और काफ़ी अच्छा खासा इनके पास नॉलेज हो जाती है। अब करते हैं इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। इब्न बतूता इंडिया कैसे आता है, देखो जैसे अल बरूनी को सुल्तान मोहम्मद जो गजनी थे वो अपने साथ बंदी बनाकर लेकर आए थे, ठीक है, तो और फिर वो इस तरह से इंडिया आ जाते हैं। लेकिन इब्न बतूता इंडिया कैसे आता है देखना। तो इब्न बतूता रीच सिंध, तो इब्न बतूता को देखो, ये तो बात पहले मैंने बता दी कि उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, अलग अलग कंट्री में जा करके वहाँ की चीज़ों को समझना। तो इब्न बतूता इंडिया आता है कब, 1333 सीई में। तो सेंचुरी कौन सी होगी, मैंने बताया था ना 14th सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी कौन सी होगी, 14। बाय द ट्रैवलिंग ओवर लैंड एट द थ्रो, तो ये क्या करता है, बाय द ट्रैवलिंग ओवर लैंड थ्रू द सेंट्रल एशिया। ओवरलैंड का मतलब ये लैंड रूट पकड़ते हैं, ठीक है, लैंड रूट से आते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, ये है इंडिया आने का इनका पूरा का पूरा वे। द रेपुटेशन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर वो आकर के ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। तो कहीं ना कहीं उसका एक इंटरेस्ट ये भी था, सुना हुआ था अपनी कंट्री में या जहां भी जिसमें भी जाता था, इब्न बतूता के बारे में बहुत सुना हुआ था, इसके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो ऐसा राजा, इतना अच्छा राजा, बहुत ही पढ़ा लिखा, एजुकेटेड है, बहुत सारी नॉलेज है उसको। तो उनसे मिलने के लिए ना उनकी क्यूरियोसिटी डे बाय डे बढ़ती चली जा रही थी और मिलना चाहते थे। और
इसी मिलने के और इसी मिलाने के चक्कर में, इसी इंटरेस्ट के चक्कर में वो इंडिया पहुंच जाता है 1333 में। आफ्टर दैट द सुल्तान फॉर हिज द जनरस पैटर्न ऑफ द आर्ट, और सुल्तान भी क्या करे, सुल्तान ने भी इब्न बतूता के बारे में काफी सुना हुआ था, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने सुना हुआ था कि वो जो है वो आर्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, आर्ट को जो है वो पेट्रोनाइज करते हैं, आर्ट को संरक्षण देते हैं, कला को संरक्षण देते हैं। एंड द लेटर्स, सुल्तान ऑफ दिल्ली फॉर हिज जनरस पैट्रन ऑफ आर्ट, ठीक है, एंड द लेटर्स Hence he moved for Delhi, passing through the मुल्तान एंड उच्च, और इस तरीके से वो क्या करता है, मुल्तान और उच्च के होते हुए वो इंडिया आता है। ये रहा मुल्तान और ये रहा उच्च, ठीक है, उच्च से मुल्तान, मुल्तान से फिर यहाँ पर आता है ये अज़ाउदादान, और फिर उसके बाद आता है ये अबू हार से आता है सरासती, सरासती से हांसी, हांसी से कब आता है, दिल्ली। तो इस तरीके से वो क्या करता है, रूट पकड़ता है और इधर से आता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि सुल्तान ऑफ दिल्ली, हो गया, द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड द अपॉइंटमेंट हिम काजी। जब सुल्तान ने इनकी बुद्धि मानी के बारे में सुना कि ये इतना अच्छा स्कॉलर है, इसको कोई भी टास्क दो उसको चुटकियों में सॉल्व कर देता है ये, ठीक है, तो टेस्ट लेना चाहा तो कोई टेस्ट दिया इनको, उन्होंने कंप्लीट कर दिया, उस टेस्ट को फुल कंप्लीट कर दिया। तो इस वजह से उसकी स्कॉलर्स को देख करके, उसकी स्कॉलरशिप को देख करके सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय द स्कॉलरशिप एंड द अपॉइंटेड हिम, और उनको एज अ काजी, काजी किसको कहते हैं, जज को कहते हैं, दिल्ली के जज के रूप में उनको नियुक्त कर लिया गया। लेटर क्या होता है कि ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सुल्तान एंड इब्न बतूता, किसी वजह से दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हालांकि दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एक दूसरे से एडवाइस लिया करते थे, राजा उनसे लिया करता था, वो राजा से लिया करता था, बहुत अच्छी उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को इंडिया से बाहर कर दिया, ठीक है, कि तुम जा सकते हो। लेटर टू मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सुल्तान एंड इब्न बतूता ही वाज थ्रोन इनटू द प्रिजन, तो उसको प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है। सो व्हेन दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वाज क्लियर, जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, कोई भी एलिगेशन लगाया उन पर, जब तक उसको प्रूफ नहीं कर लिया गया तब तक उनको जेल में रखा गया, ठीक है। और जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर उनको जेल से निकाला गया और फिर से उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ही वॉज रीस्टोर्ड टू इंपीरियल सर्विस बाय द सुल्तान, और फिर उसकी उसी उसमें पोस्ट पे उनको रखा जाता है और दोबारा से क्या करते हैं, उनको काजी बना देते हैं। इब्न बतूता ट्रेवल टू चाइना, अब फ्रेंडशिप दोनों की अच्छी हो गई, अब फिर से वही सारी चीजें रिपीट होने लगी। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ से इब्न बतूता को चाइना भेजा जाता है कि तुम चाइना जाओ, वहां पर मंगोल जो है वहां एक मैसेज कन्वे करना था, तो मेरा मैसेज वहां तक लेकर जाओ और इस तरीके से मेरे लिए तुम काम करो। इब्न बतूता वॉज ऑर्डर, तो इब्न बतूता को ऑर्डर दिया गया 1342 में सीई बाय द 1342 CE by the Sultan to travel China as a Sultan representative to the Mongol ruler। तो ये सुल्तान का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाता है मंगोल रूलर से मिलने के लिए। इब्न बतूता with the new assignment proceeded to the Malabar coast through the Central Asia, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोसीड टू द मालाबार, तो कहां के लिए प्रोसीड करता है ये, मालाबार कोस्ट के लिए, कहां से, सेंट्रल एशिया से। अब आप देखोगे कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारा जो इंडिया है, तो मैं थोड़ा सा बनाकर बताऊंगी इसको, ठीक है, ये जो इंडिया है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मैप ऐसे ही बन गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, लेकिन समझ जाना इसको, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है, सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया कहलाता है। और यहाँ से होते हुए क्या करता है, ये मालाबार कोस्ट की तरफ जाता है। फ्रॉम द मालाबार कोस्ट, जब फिर ये सेंट्रल एशिया से मालाबार कोस्ट पहुंच जाता है, ही वेंट टू द मालदीव्स, और फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, मालदीव्स पहुंच जाता है। मालदीव्स आकर के वहां पर सुमात्रा में सुमात्रा से क्या करता है, शिप को अपनी चेंज करता है। तो ही टुक द शिप टू द सुमात्रा, फिर वो यहां से मालाबार कोस्ट से सुमात्रा पहुंचता है, सुमात्रा से शिप लेता है चाइना के लिए, ठीक है। तो एंड फ्रॉम देयर अनदर शिप टू द चाइना पोर्ट टाउन दैट इज जायतुन, और फिर ये चाइनीज पोर्ट का नाम क्या था, जायतुन था। तो जायतुन में चाइनीज पोर्ट था, तो सुमात्रा से ये एक शिप पकड़ता है, कहाँ के लिए, चाइनीज के लिए, ठीक है, चाइनीज पोर्ट के लिए। और चाइनीज पोर्ट का नाम क्या था, ये जो चाइनीज पोर्ट था ये जायतुन में था, तो वहां जाकर इसकी शिप बोर्ड होती है। इस तरह से वो कहाँ पहुंच जाता है,
चाइना पहुंच जाता है। तो शिप फ्रॉम द चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ द जायतुन प्रेजेंटली नोन एज द ख्वांजू, तो आज के टाइम में इसको ख्वांजू के नाम से जानते हैं, जायतुन को। देखो जायतुन क्या था, जायतुन जो है चाइनीज पोर्ट टाउन ऑफ जायतुन, तो जायतुन उनका जहां पर पोर्ट था, सी पोर्ट था जायतुन में, वहां पर जाकर उनकी शिप रुकती है और इस तरीके से वो जाकर चाइना पहुंच जाता है। आज के टाइम में इस जायतुन को क्या बोला जाता है, ख्वांजू बोला जाता है। He traveled extensively in China, went to the Beijing। बीजिंग आपको पता है ना, ये वही बीजिंग है जहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ था, तो वो बीजिंग पहुंचता है और वहाँ पे मंगोल रूलर से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज। इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज को किस तरह से डिफाइन किया है? इब्न बतूता ने कहा कि जो है अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इंडियन सिटी वर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा इसमें लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया की सिटी, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड प्रोस्पेरियस, लोग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ के लोग जो है बहुत प्रोस्पेरियस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हैं, पैसा बहुत है उनके पास। बट वर डिस्ट्रप्टेड व्हेन देयर वर द इन्वेजन एंड द वॉर। लेकिन बार बार अटैक होने की वजह से, बार बार वॉर होने की वजह से धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होती चली जा रही थी। पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी और साथ साथ में जो उनके पास धन था उसको भी लूट कर बाहर के ट्रैवलर जो, मतलब बाहर के राजा जो थे, रूलर्स, उनको लूट कर ले जा रहे थे। फिर उसने डिफाइन किया किसको, दिल्ली को, कि दिल्ली इंडिया की सबसे बड़ी सिटी है और डेंसली पॉपुलेटेड है और इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है। दौलताबाद इन महाराष्ट्र, फिर कहा कि जैसे दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, ऐसे ही महाराष्ट्र का दौलताबाद है, वो भी सेम दिल्ली की तरह इतना ही बड़ा है, इतना ही पॉपुलेटेड है और उतने ही लोग उसमें रहते हैं। तो दोनों को बहुत बड़ी सिटी कहा गया है, दिल्ली को और दौलताबाद को। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता ट्रेवल टू चाइना में, जब ये चाइना जाता है तो इब्न बतूता अकाउंट वाज कंपेयर्ड। तो देखो ऐसे दो ट्रैवलर थे जो कि जो है वो इंडिया भी घूमे और चाइना भी घूमे, ऐसे बहुत ही कम ट्रैवलर ऐसे थे तो इंडिया और चाइना दोनों कंट्री में घूमे थे। तो उनमें से एक मार्को पोलो था, दूसरा कौन था, दूसरा था इब्न बतूता। ठीक है, तो इब्न बतूता अकाउंट कंपेयर विद द, तो इब्न बतूता की जो बुक थी, ठीक है, अकाउंट किसको कहते हैं, मैंने पहले बताया था, बुक का नाम। ठीक है, तो इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था, रहला था। तो इब्न बतूता की बुक रहला को कंपेयर किया जाता है मार्को पोलो की अकाउंट से, हु विजिटेड चाइना इंडिया फ्रॉम हिज होम कंट्री। और फिर ये क्या करता है, मार्को पोलो चाइना और इंडिया विजिट करते हुए फिर वो वापस अपनी कंट्री चला जाता है, वेनिस चला जाता है। ठीक है, वेनिस कहाँ पर है, ये इटली की एक सिटी है। ठीक है, तो वेनिस चला जाता है कब, 13वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तो ये दो ट्रैवलर ऐसे थे जिन्होंने इंडिया और चाइना को विजिट किया और उसने भी इंडिया के बारे में ऐसे लिखा और इब्न बतूता ने भी इंडिया के बारे में लिखा। फिर दोनों की बुक को कंपेयर किया जाता है, दोनों में कॉमन पॉइंट निकलते हैं और इस तरह से वो ऑथेंटिक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कि इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। तो इब्न बतूता जब दिल्ली पहुंचता है कब, 14वीं सेंचुरी में। ठीक है, कब पहुंचता है, 14वीं सेंचुरी में। द सब कॉन्टिनेंट वॉज द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट। तो ये जो इंडिया था ना बच्चे, इंडिया जो था ये एक इंटरनेशनल तौर पर ना, यहाँ से लोग ज़्यादा वो क्या करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो क्या है कि इब्न बतूता जब ये दिल्ली पहुंचा 14वीं सेंचुरी में, द सब कॉन्टिनेंट वाज द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब होता है कि चारों तरफ से यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो एक्टिविटीज बढ़ने लगते हैं, ट्रेडिंग नेटवर्क बढ़ने लगता है। कम्युनिकेशन फ्रॉम चाइना, तो चाइना से, ठीक है, चाइना कहाँ पर है, इधर है इंडिया का। ठीक है, इधर की साइड है चाइना, चाइना इन द ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड द यूरोप इन द वेस्ट। तो ईस्ट से भी और वेस्ट से भी क्या करते हैं, यहाँ पर इनके ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ देखना किस किस में बताया गया है, फ्रॉम चाइना से, ठीक है, चाइना इन द ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से एंड द यूरोप से। तो इंडिया के बहुत अच्छे खासे ट्रेडिंग रिलेशंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में क्या आता है, इकॉनमी इंडिया की बढ़ती जाती है, इंडिया के पास पैसा आता चला जाता है। इसी वजह से इन्होंने क्या कहा कि इंडिया के पास यार बहुत पैसा है, वाकई में बहुत पैसा है, लेकिन बार बार अटैकर्स की वजह से ये लोग इनको लूट कर ले जाते हैं। ही विजिटेड द स्क्वायर द श्राइन, स्पेंडेड
टाइम विद द लर्न मैन एंड रूलर्स। तो उसने इंडिया में काफी टाइम जो है स्पेंड किया, वहां के लोगों से बहुत कुछ सीखा, वहां के रूलर से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इब्न बतूता के साथ में उसके मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में रहता था, तो चीजों को और बारीकी से समझने का उसको चांस मिला। सो ही एंजॉयड द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एज द पीपल स्पोक अरेबिक। उसने एक ऐसा कल्चर इंडिया में आकर देखा जो कि डिफरेंट डिफरेंट था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को स्पीक करने वाले, कल्चर को फॉलो करने वाले। तो फॉर एग्जाम्पल कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एज द पीपल स्पोक अरेबिक, जो कि अरेबिक बोलते थे, पर्शियन बोलते थे, टर्किश। ये किसकी बात कर रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में रहते हुए, क्योंकि अलग अलग जो कर्टियर थे वो अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले थे, जिसमें अरेबिक भी थे, जिसमें पर्शियन भी थे, टर्किश भी थे, एंड द अदर लैंग्वेज बोलने वाले भी थे। दे शेयर द आइडिया इन्फॉर्मेशन एंड द, इस तरीके से वो अपने आइडियाज को शेयर करते थे, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीखने का चांस मिला। इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दिल्ली। तो इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या कहा है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि दिल्ली एक बहुत बड़ी कंट्री, दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी थी इंडिया की, जो कि डेंस पॉपुलेटेड थी। डेंस पॉपुलेटेड होने के साथ साथ में प्रोस्पेरस भी थी। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, सिटी दिल्ली कवर्स वाइड एरिया एंड द हैड अ लार्ज पॉपुलेशन। देयर वर द हाउसेज इनसाइड द 90 इस तरह के लोग ना हाउसेज में रहा करते थे। लेकिन जैसे आपने भी देखा होगा ना, दिल्ली में अगर आप में से कोई दिल्ली में है तो बहुत कंजस्टेड एरिया होता है, ठीक है। कंजस्टेड मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। लेकिन जैसे जो स्ट्रीट्स बनी होती है ना, तो स्ट्रीट के बाहर आप देखते हो इस तरीके से गेट बना होता है, जैसे ये दिल्ली गेट है, ठीक है। तो जो स्ट्रीट की जो मतलब मेन स्ट्रीट होती है, जहां से स्ट्रीट की एंट्री स्टार्ट होती है, तो वहां पर इस तरीके का बोर्ड लगा दिया जाता है, और बोर्ड के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है कि यहाँ पर ये गली जो है, ये स्ट्रीट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उससे वो एक उसकी आइडेंटिटी हो जाती है कि ताकि लोग अजनबी जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनको किसी तरह की एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देयर वर द हाउस इनसाइड फॉर द नाइट सेंट्री एंड द गेट कीपर्स। तो क्या होता था, गेट के मतलब बहुत सारे ऐसे गेट होते थे, छोटे छोटे गेट होते थे, मेन जो एंट्रेंस होता था, तो उस पर क्या होते थे, उस पर ना ये होते थे, वॉचमैन होते थे, चौकीदार जिसको बोलते हैं, है ना। तो जो क्या होते थे, गेट कीपर्स होते थे। देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस फॉर स्टोरिंग द ईडेबल्स। उसने देखा कि जो सरप्लस ग्रेन्स होता है ना, सरप्लस ग्रेन होता है मतलब जो एक्स्ट्रा अनाज होता है, तो उसके लिए अनाज मंडी भी बनाई गई है। वहां पर भी उसको सिक्योर करने के लिए वहां पर भी एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, और ये सारा जो सरप्लस ग्रेन होता था उसको स्टोर कर दिया जाता था। इसके अलावा इडेबल थिंग्स जो थी, मैगजीन थी, या फिर एम्युनिशंस थी, या फिर बैलिस्टास था, या एंड द सीज द मशीन, और काफी सारी मशीनें वगैरह थी। मतलब देखा ना कि उन्होंने दिल्ली को इस तरह से डिफाइन किया है कि उसमें इतनी सारी चीजें थी, और हर चीज को अपने तरीके से उसे डिफाइन किया कि हर चीज की सिक्योरिटी भी थी। दिल्ली में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें थी, दिल्ली गेट भी होता है, और दिल्ली की जो अनाज मंडी है आपने वो भी देखी होगी, वहां पर एक्स्ट्रा सरप्लस जो ग्रेन होता है उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट की अनाज मंडी होती है। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ द डिफेंसिव वॉल वाज बिल्ट स्टोन एंड द अपर पार्ट विद द ब्रिक्स एंड आल्सो हैड मेनी टावर्स क्लोज टू वन अनदर। देखो क्या कहता है, लोअर पार्ट, जैसे कि ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के लोअर पार्ट की बात कर रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ द डिफेंसिव वॉल द बिल्ट। तो उसको ना बड़ी, जैसे डिफेंस क्या मैं क्या बताऊं, जैसे जो रूलर्स होते थे, उनके कर्टियर्स होते थे, नॉबल्स होते थे, तो जो डिफेंस यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, तो जिस एरिया में वो रहते थे ना, उसको बड़ी बड़ी वॉल से फोर्टिफाइड किया गया था ताकि दुश्मन उन पर अचानक से अटैक ना करे। तो दिल्ली क्या थी, मेन उनकी जो कैपिटल थी, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना राजा सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी दिया करता था। तो काफी सारे उसमें टावर्स बने हुए थे जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे। जो सबसे बड़ा दरवाजा था, ठीक है, देयर वर द मेनी गेट्स कॉल्ड दरवाजा। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेट्स होते थे, ठीक है, ये तो नॉर्मल गेट होते थे इस तरीके के। जो सबसे बड़ा गेट होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे बुडौन दरवाजा। उसको क्या बोलते थे, बुडौन दरवाजा वाज द ग्रेटेस्ट अमंग देम, राइट। नेक्स्ट करेंगे इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली में क्या कहा, इसके अलावा दिल्ली में कहा कि देयर वाज द ग्रेन मार्केट इनसाइड द मंडवी दरवाजा। तो एक मंडवी दरवाजा होता था जहां पर ग्रेन सेलिंग की जाती थी, ग्रेन सेलर होते थे। एंड नियर द गुल दरवाजा देयर वाज एन ऑर्चार्ड। देखो दो तरह के यहाँ पर बताए गए हैं, क्या कि देयर वाज अ ग्रेन मार्केट, एक तो होती थी अनाज मंडी, ठीक है, जिसको बोलते ग्रेन मार्केट को क्या बोलेंगे, अनाज मंडी, ठीक है, अनाज मंडी।
इनसाइड द मांडवी दरवाजा। तो ये जो दरवाजे होते थे, मैंने कहा ना कि बहुत सारे दरवाजे होते थे, सबसे बड़ा बुडौन दरवाजा होता था, तो उन छोटे छोटे दरवाजों में से एक था मांडवी दरवाजा, जिसके अंदर ये ग्रेन मार्केट होती थी। समझ में आ गई? जिसके अंदर ये ग्रेन मार्केट होती थी। और दूसरा एक गुल दरवाजा था जिसके अंदर ऑर्चार्ड होता था। ऑर्चार्ड क्या होता है? बाग होता है। क्लियर? बाग में जाना मुझे अमरूद तोड़ के लाने, बाग में जाना मुझे आम तोड़ कर लाने। तो वो जो ऑर्चार्ड होता था, ठीक है, उसको वो कौन से गेट के अंदर होता था? वो होता था गुल दरवाजा के अंदर। डीप में है बच्चे, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो सिटी दिल्ली वॉज हैड अ फाइन सिमेट्री विच ग्रेव्स हैड द डोम्स ओवर देम, दोज विदाउट डोम हैड एन आर्क। ठीक है, बहुत सारे डोम्स, बहुत सारे जो दिल्ली के जो गेट हो गए ना, आपने इस तरीके से देखे होंगे कि उनके ऊपर ना डोम इस तरह से आर्क बनी होती है। ठीक है, आर्क बनी होती है, तो ये उनका आर्किटेक्चर स्टाइल्स होता है। ठीक है, और डोम के ऊपर फिर कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है, फिर उसको इस तरीके से डिजाइन कर, तो ये उनका ना आर्किटेक्चर स्टाइल होता है। ठीक है, इब्न बतूता व्यूज अबाउट द दौलताबाद। अब इब्न बतूता ने दिल्ली को डिफाइन कर दिया, अब क्या करेंगे? इब्न बतूता ने दौलताबाद को कैसे डिफाइन किया, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी थी। ठीक है, दौलताबाद को अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वाज अ मार्केट प्लेस। तो इब्न बतूता ने कहा कि एक मार्केट प्लेस हुआ करता था, उस मार्केट प्लेस के बीचों बीच सेंटर में एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहां पर मेल और फीमेल सिंगर बैठकर गाना गाया करते थे। जैसे मार्केट में कोई अट्रैक्शन पॉइंट होता है ना, जहां पर, क्योंकि मार्केट में सभी लोग एक्टिविटीज मतलब जो भी उनकी सेल परचेजिंग की एक्टिविटीज होती है वो करने आते हैं, बाकी जो खरीदने वाले होते हैं, सेल करने वाले होते हैं, बाकी कोई घूमने फिरने वाले होते हैं। तो ज्यादातर लोगों का हब जो होता है, भीड़ होती है, वो मार्केट में ज्यादा होती है। तो भीड़ की वजह से वहां पर क्या होता है, एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाया गया था जहां पर मेल और फीमेल पहले जो है इसी तरह के एंटरटेनमेंट हुआ करते थे, मेल और फीमेल बैठकर जहां गाना गाया करते थे, सिंगिंग किया करते थे। दूर दूर से लोग वहां पर बैठते थे, पैसा देते थे, उनका गाना सुनते थे। ठीक है, तो उस मार्केट का क्या नाम बताया गया है? उस मार्केट का नाम ताराबाद है। फिर से सुनो, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता देयर वाज अ मार्केट प्लेस मेल और फीमेल सिंगर्स दौलताबाद। दौलताबाद में एक मार्केट थी जहां पर मेल और फीमेल सिंगर बैठकर गाना गाया करते थे, उस मार्केट का नाम था ताराबाद। इस ताराबाद में भी एक तरह का कुपोला बनाया गया था, कपोला जिसको बोलते हैं। अब ये कपोला क्या होता है कि द मिडल ऑफ द मार्केट प्लेस देयर वाज अ लार्ज डोम्ड बिल्डिंग नोन एज द, तो एक ऐसा प्लेस बनाया गया था जिसको कपोला कहा जाता है। ये कपोला क्या होता है? जहां पर वो बैठकर गाना गाया करते थे। ठीक है, ये तो मार्केट का नाम है, लेकिन ये जो कपोला है ये वो प्लेस था, एक वो बिल्डिंग थी, एक वो ऐसा मतलब घर था या फिर बिल्डिंग बता सकते हो, जिसको नाम दिया गया कपोला, विच वॉज कारपेटेड एंड द डेकोरेटेड, जिसको बहुत सुंदर तरीके से इसको जो है वो कारपेट से, रेड कारपेट से सजाया गया था, लाइटिंग वाइटिंग लगाकर में चमाचम करके, और उसको वहां पर एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना दिया गया था कि दूर दूर से लोग इसके अट्रैक्शन को देखकर कम से कम यहाँ आए। इसी तरह से उनकी इनकम होती थी। ठीक है, और जो म्यूजिशियन यानी कि इनका जो मेल और फीमेल सिंगर का जो हेड होता था, वो क्या करता था, अपने म्यूजिशियन से जो भी उनके इंस्ट्रूमेंटल प्ले करने वाले होते थे, सिंगर्स होते थे, उनकी मीटिंग लिया करता था और उनको बोला करता था कि तुम्हें आज का काम ये करना है, तुम्हें ये करना है। उनसे 2 बार मीटिंग किया करता था, एक तो डांस साइड में, मतलब एक तो डान टाइम पे, डान क्या होता है, डस्क क्या होता है, एक तो भोर के टाइम पे, मतलब सुबह अपना नमाज वगैरह पढ़ के उनसे मीटिंग करता था, और हफ्ते में 2 बार। ठीक है, वीक में 2 टाइम्स, तो ट्वाइस अ वीक, थर्सडे को। ठीक है, और दूसरा क्या था, सैटरडे को। चीफ म्यूजिशियन टुक द प्लेस एवरी थर्सडे, मतलब एक ही बार में। तो आफ्टर द डान मॉर्निंग प्रेयर विद हिज सर्वेंट एंड स्लेव्स, तो वो इस तरीके से अपने सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ में अपनी मीटिंग किया करता था और आगे का काम बताया करता था। इब्न बतूता व्यूज अबाउट द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। अब इब्न बतूता को किस तरह से बताया गया है कि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, तो किस तरह से वहाँ इंडिया में एग्रीकल्चर हुआ करता था, एग्रीकल्चर से इकोनॉमी बढ़ती थी, और इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो रोल होता था वो होता था ट्रेड का। तो किस तरह से ट्रेड होता था? अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता द बाजार्स वर इंपॉर्टेंट प्लेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एज वेल एज हब ऑफ द सोशल एंड कल्चर। अभी मैंने बताया ना कि बाजार एक ऐसी जगह थी जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी, सेल परचेजिंग का काम किया करते, किसी को सामान खरीदना होता है तो शॉपकीपर्स को वो सेल करना होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज मार्केट में ज्यादा होती थी, लोगों का रश भी वहां ज्यादा होता था। इब्न बतूता फाउंड द इंडियन एग्रीकल्चर वेर वेरी प्रोडक्टिव। इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है।
सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है इंडिया की, इसीलिए वहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकलता है। और उस प्रोडक्शन को सेल करने के लिए मार्केट बनी होती थी, जहाँ पर सेल परचेजर्स भी आते थे, तो सेल परचेजर्स की वजह से मार्केट बहुत अच्छी चला करती थी। बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, द फर्टिलिटी अलाउ द फार्मर्स कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर। इसी फर्टिलिटी, अच्छी फर्टिलिटी की वजह से ही किसान क्या करते थे, एक साल में 2 क्रॉप जो है वो ग्रो किया करते थे। ठीक है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर द ग्रेट डिमांड। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में डिमांड पर थे, साथ साथ में वेस्ट एशिया में भी डिमांड पर थे। यानी कि इंडिया का कॉटन हो गया, इंडिया का ग्रेन हो गया, तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्री में भी वो बहुत ज्यादा डिमांडेड था, बताया गया इसमें वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में। देयर वॉज द ग्रेट डिमांड ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी, यानी कि कॉटन की डिमांड थी, या इंडिया का बना कपड़े की भी डिमांड बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जाम्पल कॉटन क्लोथ्स की, टेक्सटाइल में क्या आ जाएगा, कॉटन क्लोथ्स, फाइन मुस्लिन। मुस्लिन क्या होता है, मलमल का कपड़ा होता है। ठीक है, ये कपड़ा ऐसा होता है जिसको कितना बड़ा हो, 10 मीटर कपड़ा हो, ठीक है, उसको इतना ये फोल्ड कर करके एक मैच बॉक्स में आ सकता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो। ठीक है, इतने बड़े कपड़े को फोल्ड कर करके एक मैच बॉक्स में आप उसको फिट कर सकते हो। ये क्या होता है, मुस्लिन कपड़ा होता है। ठीक है, सिल्क हो गया, और ब्रॉडगेज एंड द साटन। तो साटन भी आप देखते हो ना, साटन के जैसे कपड़े भी बहुत ज़्यादा अभी लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे। ठीक है, नेक्स्ट इब्न बतूता डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंडियन पोस्टल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता ने आकर इंडिया में ऐसा सिस्टम देखा जो कि बाहर किसी भी कंट्री में नहीं देखा था, और वो क्या था, वो था पोस्टल सिस्टम। वो क्या था, पोस्टल सिस्टम। द पोस्टल सिस्टम, अब पोस्टल सिस्टम भी 2 भागों में बांटा गया था। द पोस्टल सिस्टम नॉट ओनली अलाउ द मर्चेंट, ये ना सिर्फ मर्चेंट के एफर्ट्स को, मेहनत को बचाती थी, बल्कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से पहुंचा दिया करती थी। अब देखना, पहले क्या होता था, लोग पैदल या फिर घोड़े पर सवार होकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, फिजिकली जाया करते थे। टाइम बहुत खर्च होता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती थी, और काफ़ी जो है वो दिन लगाने के बाद तब वहाँ पहुँचते थे। तो अब इंडिया में उसने ऐसा देखा, किसने, इब्न बतूता में एक ऐसा पोस्टल सिस्टम देखा, तो ना सिर्फ मर्चेंट को वहाँ पर जाने से रोकती है, बल्कि इंफॉर्मेशन भी वहाँ बहुत जल्दी से पहुँच जाती है अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस, बट ऑल्सो द डिस्पैच गुड्स। इसके अलावा वो गुड्स को भी डिस्पैच कर सकते हैं कि अगर मान लो किसी को कोई छोटा मोटा सामान पहुंचाना है, तो वो खुद फिजिकली जाकर वहां नहीं पहुंचाता था, उसको पोस्ट कर दिया करता था, वो चीज़ वहां पर उनके पास चली जाती थी, जो भी पर्टिकुलर पर्सन को देना होता था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इट टुक द 50 डेज। अगर किसी चीज़ को सिंध से दिल्ली पहुंचाना होता था या दिल्ली से सिंध पहुंचाना होता था, तो टोटल उसको 50 डेज लगा करते थे। लेकिन अब वही काम जस्ट कितने दिन में होने लगे, 5 डेज में होने लगे। ठीक है, तो इंडियन पोस्टल सिस्टम वॉज द 2 टाइप्स। तो कौन कौन से 2 टाइप्स के इन्होंने पोस्टल सिस्टम बताए हैं, तो पहला क्या था, हॉर्स पोस्ट था। इस हॉर्स पोस्ट को क्या कहा जाता है, उलुग कहा जाता है। हॉर्स पोस्ट को क्या कहा जाता है, उलुग कहा जाता है, विच वॉज रन बाय द रॉयल हॉर्सेस स्टेशन एट द डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इसको इजी तरीके से समझाऊंगी, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, ये जो हॉर्स पोस्ट होता था ना, हॉर्स का पता ही है आपको कि घोड़े पर चढ़कर जाते थे, इनको इतनी मेहनत भी नहीं करनी होती थी, पसीना भी नहीं बहाना पड़ता था, और वो जल्दी से काम हो जाया करता था। लेकिन इससे भी इजी तरीका क्या था, देखो, हॉर्स पोस्ट वॉज कॉल्ड उलुग कहा जाता था, विच वॉज रन बाय द रॉयल हॉर्स। ठीक है, जो कि राजा के एजेंट होते थे और उन्हीं के हॉर्सेस वगैरह होते थे, उनके हॉर्सेस को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता था। तो ये जो हॉर्स पोस्ट होता था, इनका डिस्टेंस बताया गया है कि कोई हॉर्स राइडर जो है वो यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ उसका स्टेशन है जहाँ से वो चलेगा, और 4 माइल्स चलेगा यहाँ तक। ठीक है, वो कितना चलेगा, 4 माइल्स चलेगा। इस 4 माइल्स के चलने के बाद फिर उसको यहाँ पर सेकंड हॉर्समैन मिलेगा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़ वो यहाँ से लेकर चला था, हॉर्स की हेल्प से वो 4 मील चला, और यहाँ पर उसको दूसरा हॉर्स राइडर मिल गया। फिर ये 4 मील चलता है, फिर यहाँ पर दूसरा उसको हॉर्स राइडर मिल जाता है। ठीक है, ये क्या है, 4 माइल्स है, यानी कि इसको यहाँ तक ही तो चलना पड़ा ना, इसको यहाँ तक चलना पड़ा। तो अगर बात करें, ये दिल्ली है, और दिल्ली से अगर सिंध की बात करें, उसको सिंध में पहुंचना होता था, तो पहले तो क्या होता था, इसी को जाना होता था। लेकिन अब ये पोस्टल सिस्टम की वजह से इसको सिर्फ थोड़ी ही दूरी पर
दूसरा हॉर्स राइडर मिल जाता था तो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी सामान होता था, दूसरे को दिया, इसका काम खत्म, ये उसको देगा, अगले वाले को देगा, उसका काम खत्म, ये उससे अगले वाले को देगा, उसका काम खत्म। यानी कि उनकी मेहनत भी बच गई, उनका काम भी हो गया। तो इस तरीके से पोस्टल सिस्टम को डिफाइन किया गया, हॉर्स पोस्ट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी, द अदर वॉज पोस्ट, फुट पोस्ट। तो दूसरा क्या था? फुट पोस्ट था, जिसको दवा कहा जाता था, इसको उल्लूक कहा जाता था, इसको दवा कहा जाता था, विच हैड द 3 स्टेशन पर माइल। इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर होता था एक फुट सोल्जर, ठीक है, एक फुट पोस्ट मतलब कोई भी फुट सोल्जर हो गया यहाँ पर, तो ये क्या करता था? 1 मील, ये 1 मील हो गया, ये क्या हो गया? 1 माइल हो गया। ठीक है, तो 1 माइल में क्या होता था? 1 माइल चल करके और तब इसको जाकर दूसरा मिलता था। 1 माइल नहीं होगा, लेकिन 1 माइल में 3 स्टेशन बनेंगे। क्या बनेंगे? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा। यानी कि एक आदमी को सिर्फ थोड़ा सा चलना पड़ता था, क्योंकि वो पैदल जाया करता था। पैदल में तो जैसे पसीना बहुत बहाया जाएगा, मेहनत बहुत लगेगी। तो इसमें ना 3 स्टेशन बनाए गए थे। ठीक है, इसमें 3 स्टेशन बनाए गए थे, 3 स्टेशन पर माइल। यहाँ से यहाँ तक जो है 3 स्टेशन। एक तो ये था जो जहाँ से चला, फिर थोड़ी दूर चलेगा, यहाँ पर उसको दूसरा मिलेगा, फिर थोड़ी दूर चलेगा, दूसरा मिलेगा, फिर जाकर वो अपने नेक्स्ट उस तक पहुँचता था फुट सोल्जर के पास में। तो ये हो गया फुट सोल्जर। यानी कि इसको तो 4 मील चलना पड़ता था, और इसमें 1 मील में भी 3 स्टेशन बनाए गए थे, क्योंकि उनको पैदल चलना पड़ता था। दोनों में ये डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और ये जो फुट पोस्ट होते थे ना, ये ज्यादातर कौन होते थे? ये फ्रूट सेलर होते थे। तो फुट पोस्ट वाज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट। अब ये सोचने वाली बात ये है कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैडम किस तरह से ये जो पैदल चलने वाले होंगे वो हॉर्स जो पोस्ट होगा उससे जल्दी कैसे पहुंच जाते थे? सुनो, यहाँ पर क्या बताया गया, 1 मील में 3 स्टेशन बनाए गए और इधर उनको 4 मील चलना पड़ता था। ठीक है, अब बोलोगे मैडम उनके पास हॉर्स है तो वो जल्दी भी तो पहुंच सकते हैं। सुनो, देखो क्या कह रहा है, फुट पोस्ट वॉज क्विकर देन द हॉर्स पोस्ट एंड वॉज यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड। अब ये क्या करेगा? इसके पास खुरासान फ्रूट होंगे, खुरासान फ्रूट को ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये 4 मील चलेगा जब तक वो इधर पहुंच जाते थे, क्योंकि इनके स्टेशन इनकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही दूसरे लोग खड़े होते थे इनको फ्रूट लेने के लिए। और क्यों जा रहे हो? जैसे आपके स्कूल में रिले रेस होती है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड है आपका। ठीक है, यहाँ से एक बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे बच्चों को टीचर ने खड़ा कर दिया, आपके स्पोर्ट्स टीचर ने अलग अलग जगहों पर। यहाँ से ये बच्चा क्या करेगा, इस रिले रेस को जो भी इनके पास स्टिक होती है वो लेकर चलेगा, फिर ये क्या करेगा, थोड़ी सी दूर भागेगा, इसको दे देगा, ये भागेगा, इसको दे देगा। इस तरीके से वो क्या होगा, चीजें जल्दी से जा करके और जो इनका डेस्टिनेशन होता है वहां पहुंच जाती थी। सेम इसी तरीके का क्या था, फुट पोस्ट और हॉर्स पोस्ट था। तो ये जो फुट पोस्ट थे वो क्या करते थे, फ्रूट ऑफ खुरासान विच वर मच डिजायर इन इंडिया। अभी जो खुरासान फ्रूट जो था ना वो इंडिया में बहुत ही कम होता था, और इंडिया में इस खुरासान फ्रूट की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो ये लोग बाहर से आते थे और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जा करके अपने अगले वाले उसको दे दिया करते थे, डीलर को दे दिया करते थे। जैसे कि मान लो कोई डीलर है, खुरासान फ्रूट लेकर आया है, उसने मेरे को दे दिए, ठीक है, मैं डीलर होगी, मैंने किसी और को दे दिए, उसने किसी और को दे दिए, तो ठीक है, अपना कमीशन बनता था, लेकिन वो चीज़ें जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, फ्रैंकिस बर्नियर पे बात करते हैं। फ्रैंकिस बर्नियर, अब जो थर्ड हम बात करेंगे किसकी, थर्ड करेंगे फ्रैंकिस बर्नियर की, जो 17th सेंचुरी में इंडिया आएंगे। ठीक है, तो फ्रैंकिस बर्नियर वॉज अ डॉक्टर। कौन था ये फ्रैंकिस बर्नियर? एक डॉक्टर था, फिलोसफर था और एक हिस्टोरियन भी था। कहाँ का था ये? फ्रांस का था। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि तीनों कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, इनको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ये आता है मुगल एम्पायर में। ठीक है, मुगल एम्पायर में आता है इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटी, किसकी तलाश में? काम की तलाश में। ठीक है, किसकी तलाश में? काम की तलाश में। ही वॉज एन इंडियन, ही वॉज इन इंडिया बिटवीन 656 से लेकर के और 1660, तो ये 1656 से लेकर के और 1668 तक इंडिया में रहता है। ठीक है, ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। वो मुगल कोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। क्यों नज़दीक था? सुनना ध्यान से। एक बार दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा बेटा था, बहुत बीमार हो जाता है। शाहजहाँ ने बहुत दूर दूर से वैद्य हकीम को बुलाया, लेकिन इसका कहीं भी जो है उनके इलाज से दारा शिकोह ठीक नहीं हो रहा था। और उसी टाइम बाय लक इनका आना होता है इंडिया के अंदर। तो जैसे उनके मैसेंजर्स ने, शाहजहाँ के मैसेंजर ने बताया कि इस तरह से कोई बाहर का यात्री है और वो डॉक्टर भी है, फिजिशियन भी है, हिस्टोरियन भी है, फिलोसफर भी था, तो वो इतनी क्वालिटी बताता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बाकी डॉक्टर्स को, वैद्य को ट्राई कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इसको ही इस तरह की अपॉर्चुनिटी दूँ।
तो ये दाराशिकोह का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और इसके ट्रीटमेंट से दाराशिकोह ठीक हो जाता है। तो फिर शाहजहां ने इसको क्या किया, अपने कोर्ट में जगह दी, ठीक है। और वो कोर्ट में जगह देने के बाद फिर वो एक क्या करते हैं, लेटर ही वर्क द इंटेलेक्चुअल एंड द साइंटिस्ट विद द, फिर वो एक साइंटिस्ट के साथ में काम करने लगता है उन्हीं के कोर्ट में, दानिशमंद खान, ठीक है, दानिशमंद खान के साथ में काम करने लगता है। और ये दानिशमंद खान कौन था, एन अमेरिकन नोबल था ये, एट द मुगल कोर्ट में उसके साथ रहकर फिर ये काम करने लगता है, ठीक है। अब कंपेयरिंग द, तो इसने क्या किया, बर्नियर ने ईस्ट को यानी कि इंडिया ईस्ट, ठीक है। तो जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में जब आप देखोगे तो ये जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पर है, इस तरफ है, यहाँ पर, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये ईस्ट साइड हो गया, ठीक है, ये ईस्ट साइड हो गया, और वेस्ट साइड में क्या हो गया, इधर जो आपका ये होता है फ्रांस होता है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, वो आपकी वेस्ट साइड में हो गई, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न साइड में। तो इसने क्या किया, इब्न बतूता ने ईस्ट को यानी कि इंडिया को किसके साथ में, यूरोपियन कंट्रीज के साथ में कंपेयर किया, खास करके किसके साथ में, फ्रांस के साथ में, ठीक है। तो इंडिया को फ्रांस के साथ में या यूरोपियन कंट्रीज के सामने कंपेयर किया, ही रोट अकाउंट व्हाट, इसने जो बुक लिखी थी, अच्छा इनकी बुक का नाम क्या था, ट्रैवल इन मुगल, ठीक है, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, इनकी बुक का नाम ये था। तो इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा, ही रोट अकाउंट अबाउट ही सॉ एंड कंपेयर विद दिस सिचुएशन यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर, ठीक है। तो इसने क्या किया अपनी बुक में, इनकी बुक का नाम था ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, तो अपनी बुक में लिखा कि किस तरह से वो इंडिया में आकर के चीज़ों को देखता है, और उसने सारी की सारी चीज़ों को अपनी इस बुक में लिखा। और इस ईस्ट को यानी कि इंडिया को खास करके फ्रांस के साथ में कंपेयर किया। ही डेडिकेटेड हिज मेल, तो उसने अपनी जो एक पर्सनली यानी कि जो एक डेडिकेटेडली जो लिखी गई थी ना, एक बुक लिखी थी, तो वो किसको प्रेजेंट की, वो की लुई 14 को, ठीक है, वो किसको करी, लुई 14 को। एंड मेनी ऑफ his other work were written in form of the letter in influential ऑफिशियल्स एंड द मिनिस्टर, और अपना इन्फ्लुएंशियल यानी कि अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, जगह जगह जा पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, और ख़ास करके अपनी एक पर्सनल जो उन्होंने बुक लिखी जो कि प्रेजेंट की किसको, वहाँ के फ्रांस के राजा को, फ्रांस के रूलर को, जिनका नाम था लुई 14। तो अपनी पर्सनल बुक मतलब पर्सनली खास तौर पर विशेष तौर पर उसको लिखने के बाद उनको प्रेजेंट की, और बाकी के लेटर्स, बाकी के जो छोटे मोटे जो भी जानकारी थी, तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया हूं। तो इस तरीके से वो लेटर्स के थ्रू बाकी के कर्टियर्स को, बाकी मिनिस्टर्स को वो देते हैं, सेंड करते हैं। इस तरीके से उनका जो इन्फ्लुएंस था बाकी के जो ऑफिसर्स या मिनिस्टर्स थे उनके बीच में इनका थोड़ा सा हाई हो जाता है। ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इन इंडिया, तो उसने क्या किया, इंडिया की सिचुएशन को डिफाइन करते हुए कहा कि इंडिया में कोई काम की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। इसने क्या कहा, ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इन इंडिया वाज नॉट होपफुल, उम्मीद मत रखो इंडिया के अंदर जाने की कि तुम इंडिया के अंदर जाओगे और तुम्हें काम मिलेगा, कोई काम तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बदतर है हमारे यूरोपियन कंट्री से, खास करके फ्रांस से तो बहुत ज़्यादा डाउन है। वहां पर मत जाओ, बेवकूफ़ी करोगे तुम वहां जा करके। नॉट सो एनकरेजिंग कंपेयर टू द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, तो यूरोप में जितनी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में ना के बराबर डेवलपमेंट है, तो कोई काम नहीं हो रहा वहां पर इंडिया में, तुम लोग वहां पर मत जाइए। फ्रैंकिस बर्नियर ने पब्लिशिंग ऑफ द बर्नियर वर्क, अब बर्नियर ने क्या किया, अपनी बुक को पब्लिश किया फ्रांस के अंदर। कब, जब उसने अपनी बुक लिखी थी तो फ्रांस के अंदर पब्लिश किया इसको 1670 से लेकर 71 तक, एंड ट्रांसलेटेड इनटू, और इसकी इस बुक को किस में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में, डच लैंग्वेज में, ठीक है, जर्मन में, इटालियन में, विद द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और आगे के 5 सालों में इसकी इस बुक को इतनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया था। तो हिज अकाउंट वॉज रीप्रिंटेड द फ्रेंच 8 टाइम, तो उसकी अकाउंट को दोबारा से रीप्रिंट किया गया, कब, फ्रांस के अंदर ही। तो फ्रेंच 8 टाइम्स इन 1670 से लेकर 1775 के बीच में 8 टाइम इसको क्या किया गया, 8 टाइम इसको रीप्रिंट किया गया। और फिर उसके बाद में 1684 में
इट हैड बीन रीप्रिंटेड द 3 टाइम्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में इसको 3 टाइम रीप्रिंट किया गया और फ्रांस में इसको 8 टाइम रिप्रिंट किया गया। मतलब आपको बताना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में इसको कितनी बार रीप्रिंट किया गया, तो ये करना है आपको 8 टाइम में, और इंग्लिश को कितनी बार किया गया, इंग्लिश में किया गया 3 टाइम्स। ठीक है, according as the compared to the Arabic and Persian account were circulated by the manuscript were not published before the 1800। क्या कह रहा है, as compared to it, इसको कंपेयर करते हुए अरेबिक एंड द पर्शियन अकाउंट वर सर्कुलेटेड, तो इसकी जो बुक होती थी अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, लेकिन सर्कुलेटेड एज द मनुस्क्रिप्ट, जैसे हमारे यहाँ मनुस्क्रिप्ट होती थी ना, तो मनुस्क्रिप्ट के आधार पर ही सारी चीजों को रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था। तो ऐसे जब इसने अपनी बुक पब्लिश की तो उस टाइम तक इंडिया के अंदर मनुस्क्रिप्ट का ही प्रचलन था। ठीक है, एंड वर नॉट पब्लिश बिफोर द 1800 सी, लेकिन इंडिया में जो इन्होंने देखा कि मनुस्क्रिप्ट का ज्यादा है तो 1800 तक इसमें कोई भी पब्लिकेशन नहीं हुई थी, ज्यादातर उन्हीं का ही बोलबाला था। बर्नियर्स बुक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो बर्नियर की बुक का नाम ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर था। तो उसके बाद ही कंपेयर द मुगल इंडिया विद द कंटेम्प्रेरी यूरोप, तो उसने इंडिया को कंटेम्प्रेरी यूरोप से कंपेयर किया और बताया कि यूरोप कहीं ज्यादा सुपर है किससे, इंडिया से। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज किया, इंडिया में जो भी मतलब उसने ऑब्जर्व किया ना, तो उसके बिहाफ पर उसने अपनी बुक में इस तरह से उसको मेंशन किया। तो द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ऑनरशिप, क्वेश्चन फॉर द लैंड ऑनरशिप क्या होता है, देखो लैंड ऑनरशिप का मतलब होता है कि जैसे यूरोप में लोगों को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी दी गई थी, ठीक है, ऐसे इंडिया में कुछ भी नहीं था, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी की सारी लैंड का राइट जो है वो सुपर अथॉरिटी को होता था, मतलब कि रूलर के हाथ में होता था, पूरा का पूरा लैंड राइट जो होता था वो सुपर अथॉरिटी यानी कि रूलर के हाथ में होता था। तो अगर लोगों को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी जाए या उनको उनकी ज़मीन दे दी जाए तो वो उसको उस पर इतना ही इंटरेस्टिंगली काम करेंगे, इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा निकलेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा, उनको एक तरह से लालच रहेगा कि हम जितना काम करेंगे उतना हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो सारी की सारी लैंड जो राइट होती है वो रूलर के पास है, तो लोग क्या करते थे, रूलर की ही लैंड होती थी तो सुबह से शाम तक अपना काम करते थे, कोई इंटरेस्ट लेकर उस पर काम नहीं किया करते थे। दूसरा ये कि चलो मान लो किसी किसी के पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, वो एग्रीकल्चर करता था, उस पर प्रोडक्शन निकलता था, तो राजा के जो एजेंट्स होते थे, रूलर एजेंट्स होते थे, वो उनके ग्रेन्स को कम पैसों में लिया करते थे और जाकर के मार्केट में उसको डबल ट्रिपल रेट पर बेच दिया करते थे। तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि यार क्या ही फ़ायदा, अगर हम अपना भी जो है वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, अपने भी खेतों में अगर अनाज उगा रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सेल करने पर हमें तो मुट्ठी भरी पैसा मिल रहा है, जबकि वो तो इतना सारा पैसा आगे सेल करने पर लेते हैं। तो धीरे धीरे ना लोग उस चीज़ से साइड होते चले गए। नेक्स्ट बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द लैंड ओनरशिप। मैंने कहा ना कि अगर लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी की एब्सेंस होगी तो लोग क्या करेंगे, अनइंटरेस्टिंगली काम करेंगे, और ये बात जो थी यूरोप में नहीं थी, क्योंकि यूरोप में लोगों को उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार दिया हुआ था, राइट दिया हुआ था, जिससे लोग जो है प्रॉफिट गेन करने के लिए ज़्यादा उस पर अच्छे से काम किया करते थे। तो स्टेट का भी यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होती थी, स्टेट के पास भी पैसा होता था और फार्मर्स के पास भी। तो अगर लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी तो इस तरीके से वो ना तो इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे, और इसके अलावा एक बात और बताई गई है कि जो लैंड रूलर की तरफ से जो लैंड होल्डर्स को दी जाती थी, जैसे राजा ने किसी फार्मर को लैंड ग्रांट कर दी कि तुम इस पर कल्टीवेशन करो और जब तक तुम हो तो इस पर कल्टीवेशन करते जाओ, थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू होगा, टैक्स होगा, तुम हमें देते जाना, हो गया। क्योंकि उस टाइम में तो एग्रीकल्चर ही पर ज़्यादा काम किया जाता था, तो ज़्यादातर 85% लोग एग्रीकल्चर ही किया करते थे। तो क्या होता था, लेकिन जो जिसको लैंड दी गई ना, अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो वो लैंड उसके बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं की जाती थी। अब उनके बच्चों को दोबारा से फिर मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी या किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाते थे। तो इस तरीके से ना कहीं ये चीज़ों की कमी देखी गई, जिसकी वजह से बर्नियर ने अपनी बुक में इसको सारा का सारा डिफाइन किया। इसके बाद है ट्रुथ अबाउट द ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो इसमें बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द बर्नियर इन क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास द लैंड। तो ये जो लैंड होल्डर होता था वो अपने बच्चों को अपनी ज़मीन पास नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लीगली ही नहीं था। बोला गया था कि जब तक तुम हो
इस पर खेती बाड़ी करो, लेकिन आगे की जो है वो तुम्हें लैंड, जैसे उसकी डेथ होगी तो उसकी लैंड दोबारा से राजा के पास चली जाएगी, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता था। सो द एब्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, द लैंड प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास लैंडलॉर्ड्स हु फोकस द इम्प्रूविंग देयर लैंड्स इन द वेस्टर्न यूरोप। और जबकि इसकी बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन बताई गई वेस्टर्न यूरोप में कि लोगों के पास उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बर्नियर्स व्यूज अबाउट द पीजेंट्री, बर्नियर ने कहा कि ये जो पीजेंट्स कैटेगरी होती है ना, फार्मर्स की कैटेगरी होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड होती है। एक्सप्लॉयट करते हैं कौन? जो रिच फैमिली के लोग होते थे या राजा के एजेंट होते थे, नॉबल्स होते थे, वो छोटे लोगों को जो लेबर होते थे या पीजेंट्स होते थे, फार्मर होते थे, इन पर बहुत ज़बरदस्ती काम करवाते थे, पैसा कम देते थे, काम बहुत ज़्यादा करवाते थे, तो इनको इस तरह से एक्सप्लॉयट किया करते थे, राइट। तो अ लिटिल फर्टाइल लैंड वॉज अनटिल्ड, ठीक है। तो क्या बोलते थे कि अ लिटिल फर्टाइल लैंड, तो थोड़ी बहुत जो फर्टाइल लैंड होती थी जो कि बंजर पड़ी हुई थी, जो कि वेस्ट पड़ी हुई थी, क्यों पड़ी हुई थी? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द लेबर। अब एक बात बताओ, लेबर्स की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। लेबर्स कहेंगे कि उनको जो है अच्छे से अच्छे मतलब रिसोर्सेज दो, इरिगेशन के रिसोर्सेज दो, फर्टिलाइजर्स दो, तभी तो जाकर वो काम करेंगे ना उनके खेतों में। ठीक है, लैंड उनकी है, लेकिन तुम लैंड पर एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं, तो उसके लिए तुम उनको रिसोर्सेज तो दो ना, ताकि वो अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकें। तो इस पर राजा के एजेंट्स, ना ही राजा ध्यान देता था, ना ही राजा के एजेंट्स ध्यान देते थे। तो जब उनकी डिमांड को सुना ही नहीं जाएगा तो लोग क्यों काम करेंगे? इस वजह से वो लैंड जो थी वो वेस्ट पड़ी हुई थी। वेस्ट पड़ी हुई तो लोग सोचते थे कि यार पैसा तो वैसा भी नहीं मिलना और ये जबरदस्ती हमसे काम कराते तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो जो लैंड होती थी वो बहुत ज्यादा वेस्टेड लैंड होती थी, वेस्टेड एरिया होता था। सो व्हेन द पुअर पीपल कुड नॉट मीट द डिमांड ऑफ देयर क्रूल एंड द ग्रीडी लॉर्ड्स, जब लोगों की, गरीब लोगों की डिमांड को नहीं सुना जाएगा तो उस सिचुएशन में ये जो क्रूल और ये जो ग्रीडी लॉर्ड्स होंगे, दे आर नॉट ओनली डिप्राइव ऑफ द मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड बट ऑल्सो द चिल्ड्रन आर कैरिड अवे एज अ स्लेव्स। ये ना सिर्फ उन लोगों से काम करवाते थे बल्कि उनके बच्चों को भी स्लेव्स बना करके वो काम करवाया करते थे। जैसे आपने देखा होगा ना, ये जो केजीएफ देखी होगी उसमें, है ना, तो बच्चे होते थे उनको भी उसमें काम में लगा लेते थे और बड़े तो कर ही रहे थे। तो कहने का मतलब एक उस तरह की सिचुएशन थी जो कि लोग बिल्कुल भी जो है सेटिस्फाई नहीं थे और अनहैप्पी थे। दस द पेजेंट्री इज ड्रोव टू डिस्पायर बाय द क्रूलिटी एंड द अल्टीमेटली दे अबंडेंट द कंट्री। और इस तरीके से उनसे परेशान होकर, उनकी क्रूलिटी से परेशान होकर लोग अब इंटरेस्टिंगली उस पर काम नहीं करते थे। देखा जाएगा होगा, लेकिन हम जो है अब उनकी दी हुई जमीनों पर काम नहीं करेंगे जब तक वो हमें अच्छे रिसोर्सेज नहीं देते हैं। मर्चेंट एंड द अदर प्रोफेशनल्स इन टाउन, तो मर्चेंट्स कौन होते थे? व्यापारी होते थे। तो ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती थी एंड किन टाइज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडीज। तो ये जो मर्चेंट्स होते थे ना, इनका अपना एक ग्रुप होता था। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल से लेकर के और फाइनल प्रोडक्ट के तैयार होने तक वो सारा जो बीच का काम होता था मर्चेंट किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जो भी इनको जो है वो सप्लाई करना होता था करते थे। अब बात करते हैं किसकी? वेस्टर्न इंडिया की। दीज ग्रुप वर कॉल्ड, तो वेस्टर्न इंडिया में जो मर्चेंट्स का ग्रुप होता था, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में जो मर्चेंट्स का ग्रुप होता था उसको क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था। मतलब ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये जो गुजरात वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला, तो इस वेस्टर्न पार्ट में इनको क्या कहा जाता था? महाजन कहा जाता था। क्या? महाजन। महाजन किसको कहा जाता था? मर्चेंट कम्युनिटी को। ठीक है, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर चीफ वाज सेठ। और जो ये महाजन्स होते थे वेस्टर्न इंडिया, दीज ग्रुप वर कॉल्ड, इस तरह के ग्रुप्स को महाजन कहा जाता था और महाजन का एक चीफ होता था जिसको कि सेठ कहा जाता था। समझ में आ गई? ठीक है। इन अर्बन सेंटर सच इज द, तो अर्बन सेंटर की बात करते हैं किसकी? अहमदाबाद जैसे शहरों की बात करते हैं। तो इन अर्बन सेंटर सच इज द अहमदाबाद, द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ मर्चेंट कम्युनिटी हु हैज कॉल्ड द नगर सेठ। अब उनके सेठ को देखो, यहाँ पर सेठ कहा जाता था, लेकिन अहमदाबाद में जो मर्चेंट की कम्युनिटी होती थी, महाजन्स की कम्युनिटी होती थी, उनका जो हेड होता था, जिनको इधर सेठ बोला जाता था लेकिन इधर इनको नगर सेठ बोला जाता था। नगर सेठ अहमदाबाद में और सेठ वेस्टर्न इंडिया में, इन दो चीजों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि देयर वर द प्रोफेशनल एग्जिस्टेड
इन द टाउन लाइक द फिजिशियन, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल होते थे, बहुत सारे दूसरे काम भी होते थे। फॉर एग्जांपल हकीम वैद हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, पंडित और मुल्ला जिसमें आ जाएंगे, ठीक है, लॉयर्स हो गए जिसको वकील कहा जाता था, पेंटर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए। ये काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशंस थे जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे और उसी फील्ड में चलते थे। जैसे मर्चेंट्स की अपनी एक ग्रुप होता था, अपनी एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ऐसे ही टीचर्स की, ऐसे ही वैद्य हकीमों की, ऐसे ही जो लेबर्स होते थे उनकी, और ऐसे ही लॉयर्स वगैरह की, पेंटर्स की, आर्किटेक्चर्स की, तो अलग अलग ग्रुप होते थे। तो इनका भी एक अपना हेड होता था और उस हेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि देखो तुम्हें इस तरीके से, मतलब जो भी अगर बातचीत करनी होती थी, डील करनी होती थी, तो वो हेड से करते थे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, बर्नियर अबाउट द टाउन। तो बर्नियर ने टाउन के बारे में क्या कहा कि 17वीं सेंचुरी में वो इंडिया आया था, तो 17वीं सेंचुरी में क्या देखा कि अबाउट द 15% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द टाउन। 100% में से सिर्फ 15% लोग ही टाउन्स में रहते थे। देयर वाज एन एवरेज हायर देन परसेंटेज द अर्बन पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न इंडिया सम पीरियड। जबकि अगर हम बात करें कि इसकी वेस्टर्न इंडिया की, तो इससे कहीं ज़्यादा, मतलब मोर देन, इससे कहीं ज़्यादा, मोर देन 15%, मोर देन 15% से भी ज़्यादा यूरोप के टाउन में लोग रहा करते थे। ऐसा ये कमी क्यों देखी गई कि लोग शहरों में कम रहते थे? क्योंकि लोगों को ना ज़्यादातर जो काम होता था वो नहीं मिलता था, ठीक है। मतलब जो जिस पर्पज़ से वो लोग आया करते थे, तो वो काम ना करके ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में बिजी हुआ करते थे। तो इस सिचुएशन में लोग अगर शहरों की तरफ जाएंगे, टाउन्स की तरफ जाएंगे, तो वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा बिजी रहा करते थे। सो इन स्पाइट ऑफ दीज द बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटीज एज द कैंप टाउन विच मींट, ठीक है, विच मींट दैट दीज टाउन एग्जिस्टेड एंड डिपेंड ऑन द इंपीरियल कैंप फॉर द सर्वाइवल। अब जैसे ये देखो, इसमें क्या होता है कि ज्यादातर इनकी जो इनकम होती थी वो एग्रीकल्चर से होती थी, ठीक है, एग्रीकल्चर से होती थी, तो ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि इन स्पाइट ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटीज एज द, तो ये जो मुगल सिटी थी जिनको कैप टाउन कहा जाता था, ये कैप टाउन सर्वाइव तभी तक कर रही थी जब तक इनको उस सर्वाइवल का एक रिसोर्स मिल रहा था। यानी कि ये जो टाउन थे ये टोटली डिपेंड करते थे विलेजेस पर, रूरल एरिया पर। रूरल एरिया से इनको रॉ मटेरियल मिलता था, अनाज मिलता था शहरों को, ठीक है। तो ये अगर मान लो रूरल एरिया या फिर कोई भी कैपिटल हो गया, टाउन हो गई, सिटी हो गई, वो तभी तक सर्वाइव कर पाएगी जब तक उसको अलग अलग जगहों से सामान मिलता रहेगा, अलग अलग जगहों से उनको रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। अगर मान लो ये कैप टाउन चली गई या फिर रूरल एरियाज में उनको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स देने होते थे, वो भी कुछ करना होता था, तो वो शहरों से मिलेंगे। तो इन स्पाइट ऑफ दिस द बर्नियर डिस्क्राइब द मुगल सिटी एज द कैंप टाउन विच मींट दैट दीज टाउन, यानी कि कैंप टाउन के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेड एंड डिपेंड ऑन द इंपेरियल कैप फॉर द सर्वाइवल। अब ये टाउन तभी तक ही, ये क्या है, ये मुगलों की कैपिटल है, कौन सी, दिल्ली। यहां पर दिल्ली है और दिल्ली के आसपास में जो भी सिटी है, दिल्ली अगर रहेगी तो इन दिल्ली की वजह से इनको काम मिलता रहेगा। कैपिटल है ना, तो कैपिटल में बहुत तरह की एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज होती हैं, वो बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं। तो इस एक्टिविटीज की वजह से इनको काम मिल रहा है जो भी टाउन थे। अगर मान लो ये कैपिटल यहां की बजाय यहां शिफ्ट हो गई, एक बस सोचने वाली बात है, तो ये जो शहर हैं, ये जो टाउन है, ये तो अपने आप और ज्यादा डाउन होते चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये तभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं जब तक इनके पास आसपास में कोई बहुत ही मेजर सेंटर है या कैपिटल है, अदरवाइज तो फिर ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय द बर्नियर। अब इन्होंने किस तरह से इंडियन सोसाइटी को बर्नियर ने क्रिटिसाइज किया। बर्नियर क्रिटिसाइज द इंडियन सोसाइटी दैट कंसिस्टेड ऑफ द डिफरेंशिएट मासेस ऑफ द पुअर पीपल सरप्रेस्ड बाय द स्मॉल माइनॉरिटी। मैंने कहा ना कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, रिच लोग पुअर लोगों को डोमिनेट किया करते थे। ही स्टेटेड दैट देयर वाज अ नो मिडल। उसने कहा कि इंडिया में कोई मिडल कैटेगरी नहीं है, या तो है तो बहुत रिच है या है तो बहुत ही पुअर है, तो कोई मिडल कैटेगरी नहीं है। तो इन इंडिया देयर इज नो मिडल स्टेट इन इंडिया इन द बिटवीन द पुअरेस्ट पुअर। लोग गरीब हैं तो वो और ज्यादा गरीब हैं, रिच हैं तो वो और ज्यादा रिच हैं। नो सोशल ग्रुप ऑफ द क्लास, ठीक है, कोई सोशल ग्रुप भी नहीं है। मुगल एम्पायर किंग वाज किंग ऑफ बेगर्स एंड द बर्बेरियन। और उसने क्या कहा, डायरेक्ट बोल दिया मुगल एम्परर्स को कि वो बैगर्स के बैगर्स हैं। मतलब क्या है ये,
किंग बेगर्स एंड द बर्बेरियन। बेगर्स किसको बोलते हैं? भिखारी को बोलते हैं। बर्बेरियन किसको बोलते हैं? अनसिविलाइज्ड पर्सन को बोलते हैं, जिसको कोई सेंस नहीं होती, समझ नहीं होती। इस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एक तरह से बम फोड़ दिया किसके ऊपर? इंडियन रूलर के ऊपर, खास करके मुगल रूलर्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्नियर अकाउंट ऑन द इंपेरियल कारखाना। बर्नियर वॉज द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइडेड अ डिटेल अकाउंट ऑफ वर्किंग इंपेरियल कारखाना। बर्नियर क्योंकि खुद राजा के कोर्ट में काम किया करता था, वहां पर रिक्रूटेड था, तो उसने वो सारी चीजों को बारीकी से देखा। उसने कारखाना को डिस्क्राइब करते हुए, यानी कि वर्कशॉप को डिस्क्राइब करते हुए, कारखाना वर्कशॉप दोनों एक ही बात है, ही स्टेटेड दैट द लार्ज हॉल, उसने कहा कि एक बहुत बड़ा सा हॉल होता था, वहां पर एक ही काम को बहुत सारे लोग मिलकर काम किया करते थे। जैसे कोई बुक बनाने का काम होता था, या कोई भी पत्थर की मूर्ति बनाने का काम होता था, मतलब मूर्तियां बनाने का काम। तो पहले सिंपल पत्थर होगा, फिर उसके ऊपर ना शेप दी जाएगी, तो कोई उसको किसी तरह का काम करेगा। तो एक काम को करने में काफ़ी सारे लोग बिजी हुआ करते थे, और वो लोग जो है वो सुबह से शाम तक काम किया करते थे। अपना सुबह मॉर्निंग में आए और शाम को वापस जो है वो अपने घर रिटर्न चले गए। ही कैन डिसाइड दैट देयर वाज द, तो अगर ये लोग अपना खुद से काम करते थे तो इनकी जो मूर्तियाँ होती थी, राजा के एजेंट जो ये मूर्तियां बनाकर रख देते थे, राजा के एजेंट जो थे इनसे कम पैसों में मूर्तियां लिया करते थे और जाकर के बहुत ही डबल ट्रिपल रेट पर उसको सेल कर दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं अब ये लोग भी, आर्टिशियंस जो है वो भी पीछे हो जाएंगे कि यार क्या फ़ायदा, दिन भर जो है हम काम करते हैं, पैसे उनके थोड़े मिलते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए अब वो भी जो है ठीक है, हमें मूर्तियाँ बनानी है, सुबह से शाम तक हम काम करेंगे और इस तरह से थोड़ा बहुत जो भी पैसा मिलेगा, कम से कम वो पैसा दुख तो नहीं रहा कि हम एक तो अपना प्राइवेट तरीके से मूर्तियाँ बना रहे हैं और फिर वो चीज़ हमसे कम दामों पर ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा दुख होता है। तो ये जो लोग राजा के कारखानों में काम करेंगे ना, उनसे मूर्तियाँ बनवाएंगे और उनको सेल करेंगे बहुत ज़्यादा रेट पर। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब देखते हो, एक प्राइवेट जॉब देखते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या करते हैं, सुबह से शाम तक यार हमें क्या करना है, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, सुबह से शाम तक अपना गए और मंथली उनको सैलरी मिलती होती है। अब प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, प्राइवेट जो सर्वेंट्स होते हैं वो तो दिन रात लगे रहते हैं, किस तरह से प्रॉफिट ज़्यादा आए, ऑनर का, बॉस का डंडा रहता है। तो इस तरीके से ना, मतलब अपनी अपनी वो होती है, सोच होती है। तब ये लोग भी ना इंटरेस्टिंगली काम नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस द बर्नियर अकाउंट ऑन द अदर स्कॉलर्स। अब जो हमने 3 स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा, तो उसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स आए थे इंडिया के अंदर। उन्हें बताया गया है कि बर्नियर की जो डिस्क्रिप्शन है, बर्नियर की जो सोच है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग वेस्टर्न थ्योरीज फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, दीज थ्योरीज वर, तो वो बाकी के जो ट्रैवलर्स थे, फिलोसफर्स थे, वो उनकी बुक से, उनके विचारों से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो देखना। तो एक थे मॉन्टेस्क्यू। ये मॉन्टेस्क्यू कौन थे? एक फ्रेंच फिलोसफर थे। इन्होंने बर्नियर्स की बुक को यूज किया या वहां से आइडिया लिया टू डेवलप देयर आइडिया और द ओरिएंटल डेस्पोटिज्म विच मीन्स द रूलर ऑफ द, तो डेस्पोटिज्म का मतलब होता है एक तरह से एकाधिकार, मतलब मोनोपोली होना, कि बस मेरा ही अधिकार है। तो उस तरह का आइडिया बर्नियर की बुक से उनको लग जाता है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कौन है, मुगल एम्परर है। एक तरह से उन्हीं का ही बोलबाला रहता है, तो बाकी कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। तो विच मीन्स द रूलर ऑफ एशिया, कि एशिया का रूलर जो है, द ओरिएंट जिसको कहा जाता है ओरिएंट, ठीक है, और द ईस्ट एंजॉय द, तो यही एक ऐसी अथॉरिटी है जो अपनी लाइफ को या अपनी पावर को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है। मेन अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी वही है, बाकी सारे उससे डाउन है। तो इस तरह का सिस्टम उन्होंने कहां से ये आइडिया लिया? बर्नियर की बुक से। दूसरा, दे वर सरप्राइज एंड केप्ट द इन पॉवर्टी, मेकिंग ऑल लैंड अंडर द ऑनरशिप ऑफ किंग। पूरा का पूरा राइट जो है वो ऑनरशिप का किंग के पास होता है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स डेवलप अ बर्नियर आइडिया, तो इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने बर्नियर के आइडिया को कैसे लिया? as the concept of the ascetic mode of the production in the 19th century. According to Karl Marx, before the colonialism, surplus was appointed by the state in India and other ascetic country, ठीक है, एशियन कंट्री। तो इंडिया आने से पहले, ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, कॉलोनिज्म पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, उससे पहले की बात करें कि इंडिया वाकई में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर था, ठीक है। तो वो प्री कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं कि सरप्लस वाज एप्रोप्रिएटेड, तो जो भी उसमें सरप्लस होता था, किसी चीज, सरप्लस का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा मात्रा में होना। ग्रेन्स बहुत ज़्यादा हो गया तो बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और इनकी इकॉनमी आती थी, मतलब इनकी इकॉनमी बढ़ती थी, पैसा आता था, इस तरह से राज्य जो है वो डेवलप करता था। तो इस तरह का आइडिया अलग अलग फिलोसफर्स अपने अपनी तरीके से बर्नियर की बुक से लेते हैं। रियलिटी ऑफ द रूलर सोसाइटी
सोसाइटी, रियलिटी क्या थी, द पिक्चर डिपिक्टेड बाय द वेस्टर्न थिंकर्स, रूरल सोसाइटी वॉज नॉट रियल। तो ये जो रूरल सोसाइटी के बारे में बताया गया है ना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और रूरल सोसाइटी वाज करेक्टराइज्ड बाय द कंसिडरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस ड्यूरिंग द, तो रूरल सोसाइटी में भी बहुत तरह के डिफरेंसेस देखे गए। कब? 16 और 17 सेंचुरी में। वन हैंड, एक तरफ तो होता था बिग जमींदार, ठीक है, एक तरफ कौन होते थे? बिग जमींदार होते थे, जो कि जिनके पास सुपर राइट्स होते थे, उनसे बड़ा तो कोई होता ही नहीं था गांव में, ठीक है। उसके बाद अदर हैंड देयर वाज द अनटचेबल्स लैंडलेस लेबर्स, और दूसरी तरफ कौन होते थे? लैंडलेस लेबर होते थे, जिनके पास जमीनें नहीं थी, दूसरे के खेतों में जाकर काम किया करते थे। तो एक तरफ तो इतना उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है लैंडलॉर्ड को, वाकई में उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी थी, वो सारे राइट्स वही एंजॉय करता था। और दूसरी तरफ कौन थे? लैंडलेस पीपल थे, उनको डोमिनेट, उनको एक्सप्लॉइट किया करता था। तो ये जो सच्चाई है वो बर्नियर ने अपने बुक के अंदर इस तरीके से रूरल सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है। अदर यूरोपियन ट्रैवलर, अब अदर यूरोपियन ट्रैवलर में क्या बताया गया है कि आफ्टर द पोर्तुगीज, तो जब पोर्तुगीज इंडिया आते हैं नियर अबाउट 1500, a number of the European scholar wrote detailed account regarding the Indian custom and religious practice। तो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स पोर्तुगीज आए 1500 के आसपास में, तो जब वो इंडिया आए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखा ऑब्जर्व किया, तो इस पर बुक लिखना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। अ फ्यू देम लाइक, तो उनमें से कुछ जो पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, जैसे वो कौन थे? जूसिट रोबर्टो थे, नोबेली ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट, तो उन्होंने इंडियन टेक्स्ट बुक को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। किसने? जूसिट रोबर्टो नोबेली ने। फिर एक थे दौरते बरबोसा, तो ये दौरते बरबोसा कौन थे? बेस्ट नोन अमंग द पोर्तुगीज, सबसे जो जाने पहचाने वाले हैं या सबसे ज्यादा जिसकी बुक्स जो है वो लोगों को पसंद आई, वो थे दौरते बरबोसा। ये कौन थे? ये पोर्तुगीज ट्रैवलर में सबसे बेस्ट जो राइटर थे वो थे। ही रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड द सोसाइटी इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो ट्रेड हुआ करता था उसकी कंप्लीट डिटेल उसने अपनी बुक में दी है। द फ्रेंच ज्वेलर्स, एक फ्रेंच ज्वेलर थे, एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है, वो कौन सा ट्रैवलर था जो कि पेशे से बाय प्रोफेशन क्या था? एक ज्वेलर था। तो द फ्रेंच ज्वेलर जिनका नाम था जीन बेप्टाइड ट्रेवेनियर वाज अ फेमस हु ट्रेवल इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम। हीरे जवाहरात की डीलिंग करने के लिए वो इंडिया में कम से कम 6 बार आता है। उसके बाद आया, लेकिन उनका जो एक रिकॉर्ड है ना वो 6 बार का ही मिलता है। तो बार बार ये इंडिया क्यों आया? हीरे जवाहरात की वजह से, ठीक है, डीलिंग करने की वजह से, राइट। तो ये कौन थे? ये थे पोर्तुगीज ट्रैवलर, ठीक है। जैसे ये कौन था? दौरते बरबोसा था, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि उन्होंने कंप्लीट डिटेल दी, साउथ इंडिया में ट्रेड की। इसके अलावा कुछ और भी यूरोपियन ट्रैवलर थे, जैसे ये कौन थे? जीन बेप्टाइड थे, ये जौहरी थे, यानी कि ज्वेलर्स थे। और ये मुनुकी ऐसा था कि जो कि इंडिया एक बार आया और वापस इंडिया गए, मतलब इंडिया से वापस गया ही नहीं, इनकी डेथ भी यहीं से हो गई थी। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ट्रैवलर था जो एक बार इंडिया आया, इंडिया का होकर ही रह गया, वापस अपनी कंट्री कभी वापस नहीं गया? तो उसका नाम क्या था? मुनुकी सेटल डाउन इन इंडिया, नेवर रिटर्न टू द यूरोप। तो ये बाकी के ट्रैवलर्स के बारे में बताया गया है। तो विमेन स्लेव्स एंड द सती लेबर्स, तो ये बर्नियर ने काफ़ी बातों के, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में और भी बताया। जैसे सती सिस्टम था कि इंडिया में एक ऐसा भी सिस्टम है जो कि वाइफ को अपने पति की चिता के साथ में जलना होता है, क्योंकि पोस्ट प्यूबर्टीज हो जाती थी, मैरिज हो जाती थी, बचपन में शादी हो जाया करती थी, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो लड़कियां होती थी वो विधवा हो जाती थी। तो ऐसी जो विडोज़ को अपने पति की चिता के साथ में जलना होता था। इस तरह का सिस्टम जो है बर्नियर ने अपनी बुक में लिखा, राइट। और स्लेव सिस्टम के बारे में बताया गया है कि जो स्लेव्स होते थे वो जैसे मार्केट होती है ना, उसमें बाकी अदर कमोडिटीज़ को, यानी कि दूसरी चीज़ों की तरह, जैसे सेल परचेजिंग, आटा दाल चावल हो गया, ऐसे ही ओपन मार्केट में ओपनली जो है वो स्लेव्स की सेल परचेजिंग हुआ करती थी। जो अच्छा मतलब हेल्थ वाइज भी जो अच्छा होगा, दिखने में अच्छा होगा, तो उनके थोड़े से पैसे जो है वो ज़्यादा लगा दिया करते थे, और जो थोड़ा सा दुबला पतला होता था, मैन की बात कर रही हूँ, तो उनको थोड़ा सा कम रेट दिया जाता था। हाँ, ये है कि अगर टोटालिटी में बात करें कि मैन के पैसे ज़्यादा दिए जाते थे स्लेव्स के, और वुमेन के कम दिए जाते थे। तो इस तरह से भी सती सिस्टम को या स्लेव सिस्टम को बर्नियर ने अपनी बुक में लिखा,
ठीक है। और जो विमेन स्लेव्स होती थी तो उनको राजा के पैलेसेस में या फिर दूसरों के घरों में काम करने के लिए ऐसे भी यूज़ किया जाता था। और कई बार राजा जो होता था विमेन स्लेव्स को एक मैसेंजर की तरह पर भी यूज़ किया करते थे कि अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी तो फीमेल स्लेव्स को भेज दिया करते थे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आते थे। इसके अलावा दोला क्या होता है, प्लैंक्विश होता है। प्लैंक्विश और दोला क्या होता है, जैसे वो रानी की पालकी चलती है ना, राजकुमारी की पालकी चलती है तो आगे पीछे दास दासियां होती हैं, 4 लोग उसको लेकर जा रहे हैं, तो इस तरीके की जो सर्विसेज हैं वो भी विमेन स्लेव दिया करती थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है विमेन स्लेव सती सिस्टम एंड द यूरोपियन ट्रैवलर्स व्यूज कंडीशन अबाउट द, तो विमेन की कंडीशन के बारे में भी बताया गया है। तो वही सब है कि किस तरह से जो है वो विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा इसमें डाउन देखी गई थी। लेकिन हाँ, अगर एलीट फैमिली की बात करें तो उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, जैसे कि जो रिच फैमिली के लोग होते थे, खास करके ट्रेडर्स की जो वाइफ वगैरह होती थी, तो वो ट्रेडर्स तो अपने दूसरे किसी सिटी में या फिर टाउन में अपना जो भी उनकी ट्रेडिंग डील होती थी तो चला जाया करता था पीछे से, वो सारा काम जो है वो उनका ऑफिसेस देखना, ये करना वो करना, सारा काम किया करते थे। विमेन वर मर्चेंट फैमिली पार्टिसिपेटेड इन द कमर्शियल एक्टिविटीज सम टाइम इवन द टेकिंग द मर्केंटाइल डिस्प्यूट ऑन द अदर कोर्ट, और वो कभी कभी उनके साथ जो इनजस्टिस होता था या उनके चीज़ों को कम पैसों पर खरीदा गया, तो इस तरह के वो जो केसेस होते थे उनको कोर्ट तक ले जाने का काम भी किया करती थी, जस्टिस मांगा करती थी कि हमारे साथ इस तरह की इनजस्टिस हुई है तो ये क्यों हुई है, तो कई बार उनको ऐसे भी राइट्स दे दिए जाते थे। तो ये था आज का चैप्टर। मुझे लगता है कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इसी तरह की सेशंस के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको चैप्टर समझाया जाता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।